क्या हो जब आपका पुनर्जन्म डोलुओं की दुनिया में हो जाए और बचपन में ही तुम्हारे मम्मी और पापा को स्पिरिट हॉल के लोग तुम्हारी आंखों के सामने जान से मार दे और तुम कुछ न कर पाओ। यही हुआ हमारे एमसी के साथ। सिर्फ एक गोल्डन हॉर्नड बीस्ट के खून की एक बूंद क्या गिरी, मैं सीधे डोलुओं की दुनिया में रीइंकारनेट हो गया। किस्मत देखो, पापा जिन यूपिंग एकदम जमीन से उठे हुए जीनियस 55 लेवल के वॉर स्पिरिट मास्टर, मम्मी न्यू कबीले के चीफ की बेटी और 46 लेवल की सॉलिड वॉर स्पिरिट एक्सपर्ट। भाई साहब, शुरुआत तो एकदम कड़क थी, लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मेरे पैदा होते ही हमारे कबीले को हाउतियन कलेक्टिव ने लात मार दी। ऊपर से स्पिरिट हॉल के चीफ की मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने जो तबाही मचाई उसमें मेरे पापा शहीद हो गए। मम्मी को गहरा सदमा लगा और 2 साल बाद वो भी चल बसी। अपनी आंखों के सामने मम्मी को दम तोड़ते देखा था भाई। उसी दिन इस छोटे से बच्चे ने कसम खा ली थी कि अपने माँ बाप की मौत का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। पिछले जन्म की यादें साथ थीं तो 3 साल की उम्र से ही मैंने पागलों की तरह वर्कआउट करना शुरू कर दिया। एक दिन कबीले के अखाड़े में जोरदार धमाका हुआ। 6 साल का मैं एक बड़े पहलवान की टक्कर से हवा में उड़ता हुआ जमीन पर घिसटता चला गया। चारों तरफ धूल ही धूल थी। मेरे मामा न्यू बेन का चेहरा गंभीर था और आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वो मुझे संभालने आगे बढ़े, पर मैंने धूल के बीच से ही एक कड़क जंप मारी और तलवार तान कर खड़ा हो गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, चलो कंटिन्यू करो। अभी बात खत्म ही हुई थी कि एक नौकर भागा भागा आया, मामा को सलाम किया और मुझसे बोला, छोटे मालिक, चीफ ने आपको तुरंत अवेकनिंग हॉल में बुलाया है, आपकी स्पिरिट जागने का वक्त हो गया है। ये सुनते ही मेरी आंखों में अचानक एक चमक आ गई। 6 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वो मोमेंट आ ही गया था। माँ बाप दोनों टॉप लेवल के स्पिरिट मास्टर थे, तो पूरी उम्मीद थी कि मेरी स्पिरिट भी कोई तगड़ी ही निकलेगी। क्या पता ट्विन स्पिरिट ही मिल जाए। मेरा झुकाव हमेशा से तलवार जैसी स्पिरिट की तरफ था, क्योंकि दोनों जन्मों में मुझे हथियारों से प्यार था। पर पेरेंट्स की स्पिरिट्स को देखते हुए तलवार मिलने के चांस ना के बराबर थे। तभी मामा ने मेरे बदन से धूल झाड़ी और बोले, चल बेटा, मैं भी चलता हूँ। उम्मीद है तू हमारे खानदान की वही सॉलिड आर्मर्ड छिपकली वाली स्पिरिट ही जगाएगा। मैंने मामा की भारी भरकम बॉडी को देखा और धीरे से कहा, मामा, ज्यादा चांस तो यही है कि मुझे पापा वाली ईगल स्पिरिट मिले। मामा ने हंसते हुए मेरे सिर पर एक टपली मारी। अबे, सिर्फ स्पीड का क्या करेगा, असली चीज तो पावर और डिफेंस है। मैंने पलट कर कहा, लेकिन मामा, स्पीड के आगे बड़ी से बड़ी पावर भी फेल है। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए हम कबीले के अवेकनिंग हॉल पहुंचे। वहां मेरे साथ के 4 बच्चे तो थे ही, साथ ही 75 लेवल के स्पिरिट सेंट हमारे नाना न्यू गांव, 72 लेवल के बड़े बुजुर्ग और 3 और तगड़े अंपायर भी मौजूद थे। स्पिरिट हॉल के हमले के बाद हमारे कबीले के बचे कुचे असली खलीफा यही 5 थे। मैंने झुककर तमीज से नमस्ते किया। प्रणाम नाना जी, प्रणाम बुजुर्गों। हॉल में बैठे सब लोगों की नजरें मुझ पर टिक गईं। बड़ों की आंखों में प्यार था और बच्चे भी हाथ हिलाकर चिल कर रहे थे। जब मैंने सबको रिस्पॉन्ड कर दिया तो मेन सीट पर बैठे नाना बोले, सब आ गए हैं तो शुरू करो। बड़े बुजुर्ग, कमान संभालो। बुजुर्ग अपनी जगह से उठे, हॉल के सेंटर में बने मैजिकल सर्कल में आए और अपनी स्पिरिट को एक्टिव किया। तभी एक गहरी दहाड़ गूंजी और उनके पीछे 7 रंग बिरंगे स्पिरिट रिंग्स हवा में तैरने लगे। 72 लेवल के स्पिरिट सेंट का वो भारी प्रेशर पूरे हॉल में फैल गया, जिसे देखकर बच्चे थोड़े सहम गए। बुजुर्ग ने कहा, चलो लाइन लगाओ और एक एक करके आगे आओ। पहला लड़का न्यू फेस सर्कल में गया और उसकी आर्मर्ड छिपकली स्पिरिट जाग गई। बुजुर्ग ने जोर से अनाउंस किया, शुरुआती स्पिरिट पावर लेवल 6। ये सुनकर दूसरे नंबर के बुजुर्ग खिलखिला उठे और नाना के चेहरे पर भी रौनक आ गई। इसके बाद बाकी बच्चों की पावर लेवल 6, 5, 4 और 4 निकली, जो कि काफी सही स्कोर था। फिर बुजुर्ग मेरी तरफ देखकर बोले, बेटा अब तेरी बारी है। मैंने कदम आगे बढ़ाए और सर्कल में जाकर खड़ा हो गया। मुट्ठियां भींची हुई थीं और दिल में भयंकर नर्वसनेस थी। मुझे पता था कि कोई तगड़ी एनिमल स्पिरिट मिलने के चांस पूरे हैं, पर मैं एक टाइम ट्रैवलर था। लाइफ में अनिश्चितताएं बहुत थीं। अगर कोई रद्दी स्पिरिट निकली या पावर ही नहीं हुई तो बदला लेने का सपना हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। बुजुर्ग ने हंसते हुए सर्कल को एक्टिव कर दिया। टेंशन मत ले बेटा, आंखें बंद कर और अपनी अंदर की पावर को फील कर। जैसे ही उनकी एनर्जी मेरे बदन में उतरी, मेरे दिमाग के किसी कोने में 6 साल से सोई हुई वो गोल्डन लिक्विड की बूंद अचानक ब्लास्ट हो गई। चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। वो गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट के खून की असली बूंद 2 हिस्सों में टूटकर मेरी रगों में बहने लगी। बदन के बदलने का वो दर्द इतना खतरनाक था कि मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। उसी पल एक चमचमाती गोल्डन रोशनी ने मुझे पूरा कवर कर लिया और वो 2 मीटर ऊंची एक एनर्जी स्वॉर्ड में बदल गई। इस अचानक हुए ड्रामे से हॉल में बैठे सब लोग हक्के बक्के रह गए। बुजुर्ग चेक करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे कि नाना ने कड़क आवाज में टोका, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक वो बाहर नहीं आता। कोई इस तलवार को हाथ नहीं लगाएगा। बाकी के बुजुर्ग तुरंत घेरा बनाकर खड़े हो गए और फुसफुसाने लगे। सब देख पा रहे थे कि मेरी सांसें एकदम नॉर्मल थीं, पर स्पिरिट जागने का ऐसा नजारा किसी ने लाइफ में कभी नहीं देखा था। मामा अचानक बोले, पिताजी, क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी स्पिरिट में कोई म्यूटेशन यानी बड़ा बदलाव हो रहा हो? सबकी आंखें चमक उठीं और नाना ने हाँ में सिर हिलाया।
बिल्कुल पॉसिबल है। सब बैठो और वेट करो। सुबह से रात हो गई पर उस गोल्डन तलवार में कोई हलचल नहीं हुई। नाना ने सिचुएशन देखकर सबको आराम करने भेज दिया और खुद अकेले पहरे पर बैठ गए। साथ ही सख्त ऑर्डर दिया कि आज जो भी हुआ वो बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बुजुर्ग ने तलवार को देखकर ठंडी सांस भरी। सबका दिल बैठा जा रहा था कि मैं 3 साल की उम्र से तलवारबाजी की पागलों की तरह प्रैक्टिस कर रहा था, सिर्फ एक मकसद के लिए, बदला। अगर ये म्यूटेशन फेल हो गया तो इस बच्चे पर क्या बीतेगी। इधर मेरा कॉन्शियसनेस सीधे मेरे दिमाग के समंदर में पहुंच चुका था। मैं अपने सामने सूरज की तरह चमकते हुए उस खूनी गोल्डन लिक्विड को देख रहा था। मैं पहचान गया, ये वही गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट के खून का कतरा था जिसकी वजह से मैं यहाँ आया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये बूंद मेरे अंदर छुप कर बैठी थी और स्पिरिट जागने के टाइम पर ही एक्टिव होगी। उस बूंद से एक गोल्डन रोशनी निकली और मेरे दिमाग में समा गई। महासागर जितना ज्ञान और पुरानी यादें एक झटके में मेरे भेजे में घुस गईं। देखते देखते पूरा 1 महीना गुजर गया। अवेकनिंग हॉल में नाना, मामा और चारों बुजुर्ग फिर से इकट्ठे थे। सबकी नजरें सेंटर में रखी उस सुनहरी तलवार पर टिकी थीं, जिस पर अब हल्की दरारें आ चुकी थीं। और फिर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। वो एनर्जी स्वॉर्ड हवा में बिखर गई और मैं बिना कपड़ों के वहां खड़ा था। मेरे बदन पर गोल्डन टैटू जैसे निशान बने थे, पर सबका ध्यान तुरंत मेरे पैरों के पास रखे 1 मीटर बड़े काले गोल्डन अंडे ने खींच लिया। उस अंडे पर ब्रह्मांड के नक्शे जैसे गोल्डन पैटर्न्स चमक रहे थे और अंदर से एक मजबूत धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से आंखें खोलीं। मेरी डार्क गोल्डन आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और गहराई थी। मुझसे नजरें मिलते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत अपनी एनर्जी को कंट्रोल किया, नॉर्मल हुआ और बेहद शर्मिंदगी से बोला, नाना जी, मामा, कोई प्लीज पहले मुझे कपड़े देगा। ये सुनते ही पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। नाना ने एक लंबा कुर्ता निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। जैसे ही मैं रेडी हुआ, बुजुर्ग ने तुरंत सवाल दागा, बेटा तबीयत तो ठीक है ना? ये तलवार बनना, आंखों का बदलना, ये टैटू और ये अंडा, ये सब क्या माजरा है? मैंने हंसते हुए समझाया, मैं बिल्कुल फिट हूं। वो सब स्पिरिट के म्यूटेशन की वजह से था और ये काला गोल्डन अंडा ही मेरी स्पिरिट है, गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट। मेरी बात खत्म ही हुई थी कि वो अंडा जोर जोर से हिलने लगा। उसके पैटर्न्स की रोशनी तेज हो गई और मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ गईं। एक कड़कड़ाहट के साथ काले स्केल्स और नुकीले नाखूनों वाला एक पंजा बाहर निकला। कुछ ही सेकंड में आधा मीटर का एक अजीब सा जानवर अंडा तोड़कर बाहर आ गया। मजबूत पैर, पूरा बदन काले स्केल्स से ढका हुआ, पीठ पर पंख और सिर पर तलवार जैसा नुकीला सींग, शक्ल से एकदम खूंखार। उस बीस्ट ने पहले मेरी तरफ देखकर एक हल्की दहाड़ मारी, फिर बाकी सबको इग्नोर करके अंडे के छिलके चबाने लगा। हर एक छिलका निगलने के साथ उसका साइज बढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते वो 1 मीटर से बड़ा हो गया। पंखों का फैलाव 1.25 मीटर पार कर गया। उसके बदन के सारे गोल्डन पैटर्न्स जगमगा उठे और पूरी एनर्जी सिर के सींग पर जाकर रुकी। अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके उसने एक कड़क दहाड़ मारी और दौड़कर मेरे पास आ गया। बड़े प्यार से अपना सींग मुझसे रगड़ने लगा। नाना ने खुद को संभाला और हैरान होकर बोले, अच्छा तो ये वो रेयर स्पिरिट है जो बदन से बाहर रहती है, तभी ये अंडे के रूप में सामने आई। ये स्पिरिट बड़ी अनोखी है, इस पूरी दुनिया में ऐसी चीज कभी नहीं देखी गई। इसमें तेरे मम्मी पापा दोनों की स्पिरिट्स के लक्षण हैं, बस दिखने में थोड़ी ज्यादा डरावनी है। तभी बुजुर्ग ने स्पिरिट पावर नापने वाला क्रिस्टल बॉल मेरी तरफ बढ़ाया। आजा जरा अपनी शुरुआती स्पिरिट पावर चेक कर लेफ्टिनेंट। मैंने जैसे ही उस बॉल पर हाथ रखा, वो बॉल एकदम ब्लास्ट होने वाली रोशनी से भर गया। बुजुर्ग चिल्लाए, फुल स्पिरिट पावर लेवल 10। अब किसी से भी शांत नहीं रहा गया। सब खुशी से पागल हो गए। जब से कबीले को लात पड़ी थी और स्पिरिट हॉल ने दबाया था, हमारा पूरा खानदान इस शहर में घुट घुट कर जी रहा था। आज कबीले में इस लेवल का जीनियस पैदा हुआ था जो हमारे पुनरुत्थान की उम्मीद था। अगर ये सही से बड़ा हो गया तो आगे चलकर पक्का टाइटल डुलुओ बनेगा और तब हम अपने दुश्मनों से पाई पाई का हिसाब चुकता करेंगे। दिल को थोड़ा शांत करके नाना बोले, स्पिरिट अभी अभी जागी है, आज रात आराम कर ले, कल सुबह तुझे जंगल ले जाऊंगा ताकि पहली स्पिरिट रिंग का इंतजाम कर सकें। पर मैंने मना कर दिया। नाना जी, मैं पहली रिंग लेने का प्लान थोड़ा टालना चाहता हूँ। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि आमतौर पर स्पिरिट मास्टर लेवल पार करते ही रिंग के लिए भागते हैं। नाना ने वजह पूछी तो मैंने अपने बीस्ट पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी ये स्पिरिट आम स्पिरिट्स जैसी नहीं है। हमारे कबीले में मेटल के काफी सारे ब्लॉक्स रखे हैं ना, जरा कुछ टुकड़े मंगवाओ, मैं इसका टैलेंट दिखाता हूँ। नाना ने तुरंत लाल रंग के कुछ मेटल के टुकड़े निकाले। उन्हें देखते ही बीस्ट की आंखें चमक उठीं। मेरी परमिशन मिलते ही वो लपका और एक झटके में उन टुकड़ों को गुटके की तरह चबाकर निगल गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने एक्सप्लेन किया, मेटल खाना इसकी खास एबिलिटी है। ये पत्थर और मेटल खाकर खुद को और मजबूत कर सकता है और अपना साइज बढ़ा सकता है। देखो, अभी मेटल खाते ही इसका साइज थोड़ा और बढ़ गया। सब लोग सन्न थे, ये चीज उनकी सोच से बिल्कुल बाहर थी। मैंने आगे कहा, इसके अलावा ये नॉर्मल स्पिरिट्स की तरह मेरे बदन के साथ मर्ज होकर भी लड़ सकता है। मैंने इशारा किया और वो बीस्ट एक गोल्डन लाइट बनकर मेरे बदन में समा गया। पलक झपकते ही मेरी हाइट बढ़ गई, चेहरे पर गोल्डन लाइंस आ गईं, आंखें डार्क गोल्डन हो गईं
सिर पर सींग निकल आया, हाथ नुकीले पंजों में बदल गए और पूरी बॉडी पर सुनहरी कतरन वाले काले स्केल्स आ गए। यही नहीं, मेरे हाथ में एक काली गोल्डन लंबी तलवार भी आ गई, जिस पर सोने की नक्काशी थी और उसकी धार से खूंखार वाइब्स आ रही थीं। अभी मैं सिर्फ 10 लेवल पर था, पर स्पिरिट मर्ज होने के बाद जो प्रेशर निकल रहा था उसने वहां मौजूद बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पसीने छुड़ा दिए। ये ऊंचे खानदान के खून का एक नेचुरल खौफ था। नाना ने हिचकिचाते हुए पूछा, ये तलवार क्या ये तेरी दूसरी स्पिरिट है? मैंने सिर हिलाया, नहीं, मेरी स्पिरिट सिर्फ ये बीस्ट ही है। ये तलवार इसकी पूंछ से बनी है। फाइट के टाइम पर मैं इसका रूप बदल सकता हूँ। और हाँ, ये बीस्ट जो भी मेटल खाता है उसकी आधी एनर्जी सीधे मेरी बॉडी को मिलती है, जिससे मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है और मैं ज्यादा पावरफुल स्पिरिट रिंग झेल सकता हूँ। ऐसी खतरनाक एबिलिटीज सुनकर सबके होश उड़ गए। नाना को पूरी बात समझ आ गई। अच्छा, तो तूने रिंग लेने से इसलिए मना किया ताकि तू और मेटल खाकर अपनी बॉडी को इतना मजबूत कर सके कि सीधे एक हाई लेवल की रिंग हासिल कर पाए? मैंने हाँ कहा। बिल्कुल सही। 1 महीने के म्यूटेशन के दौरान मेरी बॉडी पहले ही काफी स्ट्रांग हो चुकी है। मैं आराम से 900 साल पुरानी रिंग झेल सकता हूँ। जब नॉर्म्स तोड़ने का मौका मिला है तो रिस्क तो बनता है। नाना ने आगे आकर मेरी बॉडी को अच्छे से चेक किया और सबसे बोले, इस बच्चे की बॉडी अभी ही किसी 25 लेवल के एक्सपर्ट जितनी मजबूत है। 900 साल की रिंग तो ये हंसते हंसते झेल जाएगा। पूरे हॉल में जश्न का माहौल बन गया। पहली ही रिंग इतनी पुरानी होगी, ये सोचकर सब हैरान थे। तभी नाना का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। ये बीस्ट स्पिरिट बहुत ही अजीब और खतरनाक है। अगर ये खबर बाहर निकली तो बड़ी बड़ी ताकतें इसके पीछे पड़ जाएंगी और स्पिरिट हॉल तो इसे खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। आज से ये बात पूरी तरह सीक्रेट रहेगी, जब तक ये बच्चा खुद की रक्षा करने लायक नहीं हो जाता। सबने एक सुर में कहा, हम समझते हैं। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। फिर नाना ने एक नीली गोल्डन रिंग निकाली और मुझे दी। ये तेरी मम्मी की अमानत है। इसमें 5 क्यूबिक मीटर का स्पेस है। इसमें ढेर सारा मेटल भर कर रख ले। रोज रोज गोदाम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अंगूठी हाथ में लेते ही मम्मी का वो आखिरी वक्त मेरी आंखों के सामने आ गया और मेरी आंखों में गुस्सा उतर आया। नाना जी, भरोसा रखो। माँ बाप और कबीले का जो भी बदला है वो दोनों कलेक्टिव से मैं सूद समेत वसूल करूंगा। नाना ने मेरे कंधे को थपथपाया। मुझे पूरा भरोसा है बेटा। और वो मुझे लेकर कबीले के गोदाम की तरफ चल दिए ताकि मेटल इकट्ठा किया जा सके। रात हो चुकी थी। वो बीस्ट कमरे के फर्श पर बैठा गोल्डन रोशनी में दिन भर का खाया हुआ मेटल पचा रहा था। मैं बिस्तर पर लेटा आसमान में चांद को देखते हुए अपने दिमाग में आई उन पुरानी यादों को सेट कर रहा था। ये खून की बूंद एक मरते हुए बीस्ट की थी, जिसमें उसकी पूरी जिंदगी का तजुर्बा और उसके पूरे खानदान का ज्ञान छुपा था। ये बूंद करोड़ों साल तक यूनिवर्स में भटकती रही, जिसकी वजह से इसकी असली एनर्जी अब 1% भी नहीं बची थी। पर मेरे लिए वो पुरानी यादें और ज्ञान इस बची कुची एनर्जी से कहीं ज्यादा कीमती थे। उस ज्ञान में एक बीस्ट सीक्रेट बुक थी, जो कि एक मेन टेक्निक थी, और साथ ही 3000 से ज्यादा जादुई तरीके थे, जिनमें 3 मेन टैलेंट्स थे, 18 खास तरीके और 3199 नॉर्मल तरीके। 3 मेन टैलेंट्स थे, निगलना, मजबूत होना और क्लोन बनाना। अभी मेरा सिर्फ निगलना एक्टिव हुआ था, जिसकी मदद से ये बीस्ट मेटल, एनर्जी और यहाँ तक कि मांस खाकर भी खुद को अपग्रेड कर सकता था। पर दुनिया मुझे कोई विलेन न समझ ले, इसलिए मैंने सबको सिर्फ मेटल खाने वाली बात बताई थी। बाकी के 2 टैलेंट लेवल 40 और 70 पर खुलेंगे। उन 18 खास तरीकों में एक ऐसा तरीका था जिससे साइज को कंट्रोल करके पावर बढ़ाई जा सकती थी और क्लोज फाइट में तबाही मचाई जा सकती थी। नॉर्मल तरीकों में एक ऐसा था जिससे स्पेस का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही गायब हुआ जा सकता था और एक भेष बदलने में माहिर था। ये तरीके इस दुनिया में मुझे बिना किसी कंपटीशन के किंग बनाने के लिए काफी थे। यही नहीं, मैं जैसे जैसे बड़े लेवल्स पार करूंगा, वो खून की बूंद मेरे बदन में और घुलेगी, जिससे मेरी लाइफ, बॉडी स्ट्रेंथ और स्पिरिट की पावर और बढ़ेगी। और जब ये पूरी बूंद मिक्स हो जाएगी तो मेरे पास उस बीस्ट का असली और पूरा खून होगा। आगे चलकर मैं अपने क्लोन्स भी बना पाऊंगा। अभी मेरी ये स्पिरिट असली स्टार बीस्ट से बहुत पीछे थी। इसके अंदर का स्पेस सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर था और साइज भी छोटा था। पर अगर इसे लगातार मेटल मिलता रहा तो एक दिन ये स्पिरिट पूरी दुनिया को निगलने लायक बड़ी हो जाएगी। लगातार इतनी सारी चीजें सीखने की वजह से मेरा दिमाग थक चुका था, इसलिए आगे का प्लान सेट करके मैंने आंखें बंद की और गहरी नींद में सो गया। 7 दिन देखते देखते बीत गए। इन 7 दिनों में बीस्ट ने बिना रुके मेटल खाया और पचाया। उसका साइज अब 1.5 मीटर हो गया था और पंख लगभग 2 मीटर के। कबीले के अखाड़े में हवाएं चल रही थीं। स्पिरिट की एनर्जी की बदौलत मेरी बॉडी की मजबूती अब एक लेवल 30 के एक्सपर्ट जैसी हो चुकी थी। मैं अब 1000 साल पुरानी रिंग झेलने के लिए पूरी तरह तैयार था। 8वें दिन की सुबह नाना, मामा और चारों बुजुर्ग कबीले के मेन हॉल में जमा हुए।
नाना ने मेरी तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोले, तेरी मेहनत हम सब ने देखी है, पर 1000 साल पुरानी रिंग झेलने के लिए सिर्फ मजबूत बॉडी नहीं बल्कि मजबूत इरादा और प्रेशर झेलने का दम भी चाहिए। अब मैं अपनी स्पिरिट का प्रेशर रिलीज करके तेरा टेस्ट लूंगा। नॉर्मल स्पिरिट मास्टर अगर अपनी ताकत का 2/3 प्रेशर झेल ले तो पास माना जाता है, बराबर झेल ले तो जीनियस। मैं लेवल 10 के प्रेशर से शुरू करूंगा। अगर तूने लेवल 20 का प्रेशर झेल लिया तो हम सीधे जंगल के लिए निकल जाएंगे। मैंने कहा, मैं तैयार हूं नाना जी। तभी नाना ने अपनी स्पिरिट को एक्टिव किया। पीछे 7 रिंग्स चमकी और 75 लेवल का वो भारी प्रेशर मेरी तरफ बढ़ा। जैसे ही प्रेशर पड़ा, मैं थोड़ा सा डगमगाया पर तुरंत खुद को संभाल लिया। चेहरे का एक्सप्रेशन तक नहीं बदला। 2 जिंदगियों का तजुर्बा और उस खून की बूंद का असर। लेवल 10 का प्रेशर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नाना ने धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। 11, 12 और सीधे 15। मैं फिर भी शांत खड़ा रहा। जब प्रेशर 18 और फिर 20 पर पहुंचा तो मेरे गाल लाल हो गए, भौहें सिकुड़ गईं और मुट्ठियां बंध गईं। प्रेशर फील हो रहा था, पर ये मेरी लिमिट नहीं थी। पास में बैठा बीस्ट खड़ा हो गया और नाना को घूरने लगा, जैसे अभी मुझ पर हमला करने वाले को फाड़ देगा। ये देख मामा और बुजुर्गों के होश उड़ गए। एक 30 लेवल का बंदा भी इस प्रेशर के आगे घुटने टेक देता, पर यह बच्चा एकदम डटा हुआ था। नाना ने पूछा, अभी लेवल 20 का प्रेशर है और बढ़ाऊं? मैंने जवाब दिया, बढ़ाओ, मुझे अपनी लिमिट देखनी है। नाना ने अब ढील नहीं दी। प्रेशर और ऊपर गया। 21, 22, 23, 24 और जैसे ही लेवल 25 का प्रेशर पड़ा, मुझे लगा मेरे ऊपर कोई पहाड़ रख दिया गया हो। मेरे पैर कांपने लगे और मुंह से एक दहाड़ निकली। उस दहाड़ के निकलते ही बीस्ट एक रोशनी बनकर मेरे अंदर समा गया और स्पिरिट मर्ज हो गई। स्पिरिट की पावर मिलते ही आधा प्रेशर गायब हो गया। और भाई साहब, आखिरकार सिर्फ 6 साल की उम्र और 10 लेवल की ताकत के साथ मैंने एक 75 लेवल के एक्सपर्ट का पूरे 30 लेवल का प्रेशर झेल लिया, अपनी औकात से 3 गुना ज्यादा। इस पूरी दुनिया में ऐसा रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं बनाया था। नाना ने तुरंत स्पिरिट डीएक्टिवेट की। प्रेशर गायब हुआ और मैं एकदम बेदम होकर जमीन पर बैठ गया। लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सब भागकर मेरे पास आए और जब देखा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं तो सब तारीफों के पुल बांधने लगे। सिर्फ बॉडी के दम पर 20 लेवल और मर्ज होने के बाद 30 लेवल का प्रेशर, ऐसा इरादा दुनिया में रेयर है। इस फिटनेस के साथ ये 1500 साल पुरानी रिंग भी झेल सकता है। तभी नाना ने सबको शांत कराया। उनके चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। ज्यादा लालच मत करो, 1200 साल की रिंग सबसे सेफ रहेगी। सारे टेस्ट पास हो गए हैं, तैयारी करो, हम अभी के अभी जंगल निकल रहे हैं तेरी पहली रिंग का शिकार करने। मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। हमारे जाने के बाद कबीले का काम ढीला नहीं पड़ना चाहिए। न्यू बेन यहीं रहेगा और मेटल इकट्ठा करेगा। बाकी बुजुर्ग आसपास के शहरों से सामान लाएंगे। ध्यान रखना, थोड़ा थोड़ा करके लाना ताकि स्पिरिट हॉल वालों को शक ना हो। ऑर्डर सुनकर बुजुर्गों ने हामी भरी। टेंशन मत लो, हमें पता है क्या करना है। कबीले के खर्चे के अलावा सारा पैसा मेटल खरीदने में लगा देंगे ताकि इसकी ट्रेनिंग में कोई कमी ना आए। वैसे कबीले की कमाई के जरिए भी काफी थे, क्योंकि हमारा खानदान कंस्ट्रक्शन और किलों की मरम्मत का काम संभालता था। कबीले के सारे बड़े मेरे लिए जान छिड़कने को तैयार थे, क्योंकि सबको पता था कि आज का ये इन्वेस्टमेंट कल कबीले को किस मुकाम पर ले जाएगा। कबीले का सख्त नियम था, जो भी इसकी राह में रोड़ा बनेगा वो पूरे खानदान का दुश्मन होगा। खैर, कबीले की सारी चीजें सेट करके मैं और नाना रथ पर सवार हुए और शहर के बाहर की तरफ निकल पड़े। हमारा शहर लोंगक्सिंग स्टार लुओ एम्पायर के नॉर्थ में है, जो दोनों बड़े साम्राज्यों की सीमा पर पड़ता है। ये जगह स्टारडू के जंगल के सबसे पास है। बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। हमारी गाड़ी पूरी स्पीड से दौड़ रही थी और उसी रात हम जंगल के एंट्री वाले टाउन में पहुंच गए। वहां रात काटी और अगली सुबह मैं नाना जी के साथ स्टारडू के उस विशाल जंगल में घुस गया। भाई साहब, ये इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा जंगल है। यहाँ के पुराने पेड़ इतने विशाल थे कि कई लोग मिलकर भी उन्हें न घेर पाए। पत्तों की घनी चादर ने आसमान को ऐसा ढका था कि सूरज की रोशनी बस कहीं कहीं से छन कर आ रही थी। जंगल का ज्यादातर हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। जमीन पर दलदल, सड़े हुए पत्ते और जानवरों के कंकाल बिखरे थे। पर हाँ, यहाँ की हवा में स्पिरिट एनर्जी इतनी कड़क थी कि रूह खुश हो जाए। हम दोनों अपनी अपनी स्पिरिट एक्टिव करके जंगल के अंदर बढ़ते गए। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे, जानवरों का लेवल और खतरा दोनों बढ़ रहा था। नाना के खौफ से छोटे मोटे जानवर तो रास्ता छोड़ रहे थे, पर जब हम 1000 साल पुराने जानवरों के इलाके में पहुंचे तो उनका डरना थोड़ा कम हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, अच्छा है, अगर ये 1000 साल वाले भी भाग जाते तो मुझे पूरी तरह नाना जी के भरोसे रहना पड़ता। हम पूरे रास्ते ध्यान से देखते रहे और शाम होते होते मुझे अपने लायक 1000 साल का जानवर मिल गया। लगभग 1500 साल पुराना एक गोल्डन पाइथन सुनहरा अजगर। ये अजगर 9 मीटर लंबा था और एक पुराने पेड़ पर कुंडली मारकर बैठा था। उसका मुंह एकदम खूंखार था, जीभ लपलपा रही थी और वो पूरा अलर्ट था। सांपों की नस्ल में ये गोल्डन पाइथन सबसे टॉप लेवल का खून माना जाता है, जिसमें पावर, डिफेंस और अटैक तीनों कड़क होते हैं। मेरी लिस्ट में ये पहले से ही था। नाना ने पूछा, बेटा
श्योर है ना? इसी को चुनना है? इन 2 दिनों में तेरी स्पिरिट ने काफी मेटल खाया है और तेरी बॉडी मजबूत हुई है, पर 1500 साल कीइंग का लेवल अभी भी बहुत ज्यादा है। मैंने कहा, नाना जी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जवाब एकदम पक्का था और चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस। मेरा इरादा देखकर नाना ने ज्यादा बहस नहीं की। उन्होंने तुरंत अपनी आर्मर्ड छिपकली वाली स्पिरिट जगाई। 2 पीले, 2 बैंगनी और 3 काले, पूरे 7 स्पिरिट रिंग्स उनके चारों तरफ घूमने लगे। उनका रौब देखने लायक था। हमारे कबीले की ये स्पिरिट डिफेंस के लिए जानी जाती है, अटैक इसकी ताकत नहीं है, पर एक 7 रिंग वाले एक्सपर्ट के लिए इस 1000 साल के अजगर को काबू करना बाएं हाथ का खेल था। कुछ ही देर में वो अधमरा अजगर घिसटता हुआ मेरे सामने आ गिरा। उसकी भारी बॉडी जब जमीन पर पटकी गई तो धरती हिल गई। मैंने बिना देर किए अपनी गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट स्पिरिट को बाहर निकाला और एक ही पंजे में उस अजगर की खोपड़ी उड़ा दी। जानवर के मरते ही एक शानदार बैंगनी रंग की 1000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग हवा में तैरने लगी। आमतौर पर जो स्पिरिट्स बदन से बाहर रहती हैं, उनके लिए तरीका यही है कि वो खुद रिंग को निगलकर अपग्रेड होती हैं। मैंने भी यही सोचा था, पर जैसे ही वो रिंग मेरी स्पिरिट के पास गई, वो बाउंस हो गई। बीस्ट ने तुरंत मेरे दिमाग में मैसेज भेजा, ये रिंग खुद मुझे अपने बदन में एब्जॉर्ब करनी होगी। मैं एक पल के लिए चकराया, पर फिर नॉर्मल हो गया। मेरी ये स्पिरिट खास थी, जो कभी बाहर रहती थी तो कभी बदन में मर्ज हो जाती थी, तो इस पर पुराने नियम लागू नहीं होते थे। मैं वहीं पालथी मारकर बैठ गया और अपनी पावर से उस रिंग को अंदर खींचने लगा। एक झटके में वो भयंकर एनर्जी मेरी रगों, हड्डियों और नसों में दौड़ गई। दर्द इतना तगड़ा था कि लगा बदन फट जाएगा, पर थैंक्स टू माय वर्कआउट मेरी बॉडी स्ट्रांग थी और इरादा पक्का, इसलिए मैं वो सबसे खतरनाक फेज झेल गया। धीरे धीरे अंदर की एनर्जी शांत होने लगी और प्रोसेस स्मूथ हो गया। दूसरी तरफ वो बीस्ट उस अजगर की डेड बॉडी के पास गया और उसका मांस खाने लगा। जैसे जैसे वो उसे पचा रहा था, उसके बदन के गोल्डन पैटर्न्स और चमकने लगे। उसका साइज और पावर तेजी से बढ़ रही थी। नाना पास में खड़े होकर पहरा दे रहे थे और ये सब देखकर उनकी आंखों में मेरे लिए उम्मीद और इज्जत और बढ़ गई। पूरी रात ऐसे ही बीत गई। अगली सुबह रात भर जागकर पहरा देने वाले नाना ने देखा कि मैंने रिंग पूरी तरह एब्जॉर्ब कर ली है और अपनी आंखें खोल दी हैं। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, मेरे पैरों के पास एक चमचमाती बैंगनी रंग की रिंग तैर रही थी। अपने नाती को 1000 साल की पहली रिंग के साथ देखकर नाना की सारी थकान गायब हो गई और वो ठहाका मारकर हंसे। हा हा हा, पहली ही रिंग 1000 साल वाली। बेटा, तूने तो इस दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। अब बता, तेरा पावर लेवल कहाँ पहुंचा और इस रिंग से तुझे क्या एबिलिटी मिली? मैंने हंसते हुए कहा, नाना जी, 1500 साल की रिंग पचाने के बाद मेरा लेवल अभी सिर्फ 12 हुआ है, पर इस रिंग ने मुझे एक नहीं बल्कि 2 एबिलिटीज दी हैं और मेरा बीस्ट चाहे बाहर रहे या मेरे बदन में मर्ज हो, मैं दोनों एबिलिटीज यूज कर सकता हूँ। लेवल सिर्फ 12 सुनकर नाना ने थोड़ा मुंह बनाया। उन्हें लगा था कि इतनी भारी रिंग के बाद लेवल कम से कम 13 या 14 तो होगा ही, तो 12 का स्कोर थोड़ा शॉकिंग था। पर जैसे ही उन्होंने एक रिंग 2 एबिलिटीज वाली बात सुनी, उनके तोता उड़ गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, एक ही रिंग से 2 एबिलिटीज मिलना। इस दुनिया की कहानियों में तो यही है कि सिर्फ वो लाख साल पुरानी लाल रंग की रिंग ही 2 एबिलिटीज दे सकती है। एक नॉर्मल 1000 साल की रिंग से ऐसा होना इम्पॉसिबल था। मैंने ज्यादा थ्योरी समझाने के बजाय सीधे डेमो देने का फैसला किया। मैंने इशारा किया, वो 2 मीटर का बीस्ट एक सुनहरी लाइट बनकर मेरे अंदर समा गया। पल भर में स्पिरिट मर्ज हो गई। मेरा पूरा लुक बदल चुका था। हाथ में बीस्ट की पूंछ से बनी वो काली गोल्डन तलवार थी और बदन में पावर का सैलाब था। मैं जोर से चिल्लाया, पहली एबिलिटी बीस्ट शील्ड, दूसरी एबिलिटी गोल्डन स्लैश, और पैर के पास की बैंगनी रिंग चमक उठी। मेरे बदन के स्केल्स और टैटू जगमगा उठे, जिसने मेरे चारों तरफ एक तगड़ा एनर्जी बैरियर बना दिया। उसी पल मेरे हाथ की तलवार से एक तीखी गोल्डन लाइट निकली और एक कड़कड़ाहट के साथ हवा में तैरती हुई सामने वाले पेड़ पर जा लगी। भाई साहब, वो पेड़ इतना भारी था कि 3 लोग मिलकर भी ना पकड़ पाए, पर वो एक झटके में कटकर गिर गया। जंगल में उस धमाके की गूंज फैल गई। नाना का मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने हंसते हुए कहा, नाना जी, अब तो यकीन हुआ ना? ये बीस्ट शील्ड एक डिफेंसिव टेक्निक है जो मेरे या मेरे बीस्ट के स्केल्स को इतना मजबूत कर देती है कि हमारा डिफेंस सीधे 100% बढ़ जाता है। ऊपर से जादू टोने वाले अटैक्स का असर भी आधा हो जाता है। ये पूरे 1 घंटे तक एक्टिव रह सकती है। और ये गोल्डन स्लैश मेरा अटैकिंग मूव है। ये तलवार से ऐसी लाइट निकालता है कि मैं इसे जितना ज्यादा चार्ज करूंगा, धमाका उतना ही बड़ा होगा। नाना ने ठंडी सांस भरी। भले ही लेवल उम्मीद से 2 पॉइंट कम था, पर एक एक्स्ट्रा पावरफुल अटैकिंग मूव मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं था। लेवल तो धीरे धीरे बढ़ ही जाएगा, पर एबिलिटी तो रिंग के साथ ही तय होती है, जो बार बार नहीं मिलती। नाना बोले, बेटा, तू तो सच में चमत्कार की दुकान है। बाहर रहने वाली स्पिरिट, मेटल खाना, 6 साल की उम्र में 1000 साल की रिंग, और अब एक रिंग में 2 एबिलिटीज जो दूसरों के लिए इम्पॉसिबल है। तू वो सब हंसते हंसते कर रहा है। मैंने स्पिरिट को अलग किया, बीस्ट को बाहर निकाला और कॉलर ऊंचा करके कहा, आखिर जीनियस हूं ना, दूसरों से अलग होना तो बनता है। नाना ने हंसते हुए डांटा, अबे ओए, ज्यादा हवा में मत उड़,
फिर एकदम सीरियस होकर बोले, एक बात कान खोलकर सुन ले, बाहर किसी के भी सामने ये बीस्ट दूसरों का मांस नहीं खाना चाहिए। जो भी करना है छुप कर करना। मैं समझ गया। मुझे पता था कि नाना जी को अंदाजा हो गया है कि ये बीस्ट कोई मामूली चीज नहीं है, पर हम दोनों ने इस बात को यहीं दबा दिया। नाना ने उस बीस्ट को देखा जिसका साइज अब मुझसे भी बड़ा हो चुका था। उन्होंने थोड़े असमंजस में कहा, तेरी इस स्पिरिट का साइज बहुत बड़ा है, ऊपर से ये बैंगनी रंग की रिंग, बाहर घूमना बहुत रिस्की होगा। अगर तू सिर्फ बदन में मर्ज होकर भी लड़ेगा तो भी लोग इस 1000 साल की पहली रिंग को देखकर तेरे पीछे पड़ जाएंगे। काश हमारा कबीला थोड़ा और पावरफुल होता तो हमें यूं छुप छुप कर न जीना पड़ता। नाना की बातों में जो गिल्ट था उसे देखकर मैंने तुरंत हाथ हिलाया। नाना जी, ऐसा मत सोचो, कबीले ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और रही बात इस साइज और रिंग के कलर की, तो इसका जुगाड़ मेरे पास है। नाना हैरान हुए, अच्छा तेरे पास क्या रास्ता है? मैंने आसपास देखा कि कोई है तो नहीं, और फिर उनके कान के पास जाकर धीरे से बोला, नाना जी, मेरा ये बीस्ट कोई मामूली स्पिरिट नहीं, ये भगवान की दी हुई स्पिरिट है। जब ये जागी थी तो भगवान ने मुझे अपनी पुरानी यादें और कुछ सीक्रेट तरीके भी दिए थे, जिनमें स्पिरिट का साइज छुपाने और रिंग का कलर बदलने का जादू भी शामिल है। ये सुनते ही नाना की आंखें फटी की फटी रह गईं। हमारा कबीला पहले जिस हाउतियन ग्रुप के साथ था, वहां उन्होंने उस 100 लेवल वाले गॉड लेवल की कहानियां सुनी थीं, पर वो उन्हें सिर्फ किस्सा समझते थे। उन्हें क्या पता था कि उनका खुद का नाती भगवान का बंदा निकलेगा। अब जाकर उन्हें समझ आया कि मैं इतनी कमाल की चीजें कैसे कर पा रहा था। ये सोचकर कि उनका नाती आगे चलकर भगवान के लेवल पर पहुंचेगा, नाना की पूरी बॉडी खुशी से कांपने लगी। उन्हें शांत होने में थोड़ा टाइम लगा। मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं थी, क्योंकि मेरा ये ज्ञान इस दुनिया के भगवानों का नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के उस गोल्डन हॉर्नेट बीस्ट का था। जब नाना थोड़े शांत हुए तो मैंने सीरियस होकर कहा, नाना जी, ये भगवान वाली बात बहुत बड़ी है। ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए, बाहर किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए। नाना ने मजबूती से सिर हिलाया, तू फिक्र मत कर, मेरे पेट से बात बाहर नहीं जाएगी। फिर आसमान की तरफ देखकर बोले, रिंग का काम तो हो गया, अब बता, यहीं जंगल में कुछ दिन प्रैक्टिस करनी है या सीधे घर चलना है? मैंने थोड़ा सोचा, मेरी अंगूठी में जो मेटल है वो बीस्ट के लिए 1 हफ्ता आराम से चल जाएगा। वैसे भी मुझे लड़ाई का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्यों ना हम यहीं 7 दिन रुककर हाथ साफ कर लें, उसके बाद घर चलेंगे। नाना मान गए, डन है, पर एक शर्त है, जब तक तेरी जान पर नहीं बनेगी मैं बीच में नहीं आऊंगा। अगले 7 दिन अपनी स्पिरिट के खौफ की वजह से मैं सिर्फ इसी 1000 साल वाले इलाके में ही घूम सकता था, और नाना छुपकर मुझ पर नजर रख रहे थे। शुरू के 2 दिन उस बीस्ट को पैदा हुए आधा महीना भी नहीं हुआ था, तो उसे काफी चोटें आईं। भले ही उसने ढेर सारा मेटल और अजगर का मांस खाया था, पर उसकी ओवरऑल पावर किसी 600-700 साल पुराने जानवर जितनी ही थी। ऊपर से उसे लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो जब उसका सामना पुराने मजे हुए जानवरों से हुआ तो वो कई बार हारा और दुम दबाकर भागा। पर हमारा बीस्ट था टॉप क्लास का जीनियस। हर एक फाइट के साथ वो तेजी से सीख रहा था। उसका डॉज करना बेहतर हो गया, चोटें कम लगने लगीं और फाइट की टेक्निक्स एकदम कड़क होती गईं। उसके पंख, पंजे, दांत और पूंछ, वो हर चीज को एकदम परफेक्ट यूज करने लगा था। 5वें दिन तक आते आते उसने अकेले ही 1100 साल पुराने एक डायमंड राइनो गैंडे का काम तमाम कर दिया, और फिर उसकी बॉडी खाकर और मजबूत हो गया। सिर्फ 5 दिनों में जो बीस्ट पहले जान बचाकर भाग रहा था, वो अब अपने बराबर के जानवर का शिकार कर रहा था। छुपकर देख रहे नाना ये देखकर दंग रह गए। 7 दिन की प्रैक्टिस खत्म हुई तो मेरी अंगूठी का सारा मेटल भी खत्म हो चुका था। अब हमारा बीस्ट 3.5 मीटर लंबा हो चुका था और उसके पंख 4 मीटर के थे। उसके चारों तरफ एक खूंखार वाइब थी और उसके खून का ऐसा खौफ था कि आसपास के कमजोर जानवर उसके पास फटकने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। हम दोनों ने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और जंगल से निकलने ही वाले थे कि तभी जंगल के गहरे हिस्से से जानवरों की दहाड़ और लड़ाई की आवाजें आईं। मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जागा। मैंने और नाना ने एक दूसरे को देखा और हम दोनों आवाज की तरफ भागे। वहां पहुंचते ही देखा कि पूरा मैदान जंग का अखाड़ा बना हुआ था। चारों तरफ खून, गड्ढे और जानवरों के कटे हुए अंग बिखरे थे। हवा में खून की भारी बदबू थी। लगभग 1 दर्जन स्पिरिट मास्टर्स भयंकर घायल थे और उन्हें 20 से ज्यादा जानवरों ने घेर रखा था, जिनका लेवल 2000 से 4000 साल के बीच था। वो लोग बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। नाना ने उस भीड़ को ध्यान से देखा। वहां की स्पिरिट्स को पहचानकर वो धीरे से बोले, ये तो स्टार लुओ एम्पायर के शाही खानदान के लोग हैं। इस उम्र में ही ये सब 30 लेवल पार कर चुके हैं। साथ ही उनके साथ वो घोस्ट कैट स्पिरिट वाले रॉयल मेंबर्स भी हैं, पर उनके गार्ड सिर्फ 40 लेवल के हैं। ये लोग इतनी खतरनाक जगह क्यों आ गए? मैंने इशारा किया, नाना जी, वो लोग ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। नाना ने तुरंत अपनी पावर से मेरे चारों तरफ एक शील्ड बनाई, जिससे हमारी खुशबू छुप गई। तू यहीं रुक, हिलना मत, मैं उनकी मदद करके आता हूँ। बात खत्म होते ही एक भारी आवाज गूंजी। नाना ने फिर से अपनी छिपकली वाली स्पिरिट एक्टिव की और उनके 7 रिंग्स चमकने लगे। उन्होंने जोर से पैर पटका और उनकी तीसरी एबिलिटी एक्टिव हो गई, अर्थक्वेक।
जमीन इतनी जोर से हिली कि उन हमला करने वाले जानवरों का बैलेंस बिगड़ गया और उनका अटैक रुक गया। शाही खानदान के लोगों ने मौका देखा, सबने मिलकर जोर लगाया और घेरे से बाहर निकलकर नाना के पास आ गए। अब जब 75 लेवल का एक्सपर्ट सामने खड़ा था तो पासा पलटते देर नहीं लगी। सबने मिलकर आधे जानवरों को वहीं ढेर कर दिया और बाकी के जानवर दुम दबाकर भाग गए। किसी ने उनका पीछा नहीं किया। खतरा टलते ही एक सुनहरे बालों वाला लड़का आगे आया और उसने नाना के सामने हाथ जोड़े। मैं स्टार लुओ एम्पायर का बड़ा राजकुमार डेविस, इस मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर। आपकी स्पिरिट देखकर लगता है कि आप उन 4 बड़े खानदानों में से न्यू कबीले के कोई बड़े लीडर हैं। नाना ने नॉर्मली जवाब दिया, मेरा नाम न्यू गांव है, मैं इस कबीले का चीफ हूँ। डेविस की आंखों में एक चमक आ गई। वो हंसकर बोला, आपके कबीले का नाम तो बहुत सुना है। मैं तो खुद आगे चलकर लोंगक्सिंग शहर आने का सोच रहा था, पर किस्मत देखिए कि यही मुलाकात हो गई और आपने हमारी जान बचाई। हमारा रिश्ता पुराना लगता है। इस बार मैं थोड़ी जल्दी में था और कोई गिफ्ट भी नहीं ला पाया, पर जब मैं महल लौटूंगा तो खुद आपके कबीले आकर शुक्रिया अदा करूंगा। नाना ने हाथ हिलाया। हम स्पिरिट मास्टर्स को एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है। आगे कभी आना हो तो हमारे कबीले के दरवाजे हमेशा खुले हैं। गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। वैसे राजकुमार, आप लोग इस घने जंगल के इतने अंदर क्या कर रहे थे जो इतने सारे जानवरों ने घेर लिया? डेविस ने एक्सप्लेन किया, हम लोग अपने छोटे भाई बहनों के लिए तीसरी और चौथी रिंग के शिकार पर निकले थे, साथ ही उनकी ट्रेनिंग भी हो रही थी। हमारी टीम में एक 63 लेवल का एक्सपर्ट, 250 लेवल के मास्टर और ढेर सारे गार्ड्स थे जो इस इलाके के लिए काफी थे। पर कल जब हम एक 4000 साल के टाइगर का शिकार कर रहे थे तो अचानक 2 पागल भालू वहां आ गए जिनका लेवल 10,000 साल से ज्यादा था। सबको बचाने के लिए हमारे वो 63 लेवल के लीडर और एक मास्टर आधे गार्ड्स को लेकर उन भालुओं को भगाने चले गए। दूसरा मास्टर हमें लेकर पीछे हटा, पर उन बड़े जानवरों के पागल होने की वजह से इस पूरे इलाके के 1000 साल वाले जानवर भी भड़क गए और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हमारा वो गार्ड मास्टर भी मारा गया और हम यहीं फंस गए। अच्छा हुआ आप आ गए। नाना ने ये सुनकर ठंडी सांस भरी कि इन लोगों की किस्मत कितनी खराब थी। तभी वहां कुछ फटे कपड़ों में और थके हुए स्पिरिट मास्टर्स भागते हुए आए। उनका जो लीडर था वो डेविस के सामने घुटनों के बल बैठ गया। हुजूर, आने में देर हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। डेविस ने उसे उठाया और कोई गुस्सा नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम लोगों ने पूरी कोशिश की। नाना को दूर खड़े मेरी फिक्र थी, इसलिए उन्होंने विदा ली। अब खतरा टल गया है तो मुझे भी एक जरूरी काम से निकलना होगा। डेविस ने हाथ जोड़कर विदा किया। ठीक है सीनियर, मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊंगा। नाना जंगल की तरफ मुड़े और गायब हो गए। उनके जाने के बाद एक लड़की धीरे से बाहर आई और डेविस से बोली, तुम इस न्यू कबीले के चीफ के सामने कुछ ज्यादा ही तमीज से पेश आ रहे थे, क्या उन्हें अपने साथ मिलाने का इरादा है? डेविस के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। बिल्कुल, यही प्लान है। ये कबीला 6 साल पहले हाउतियन से अलग हुआ था और स्पिरिट हॉल ने इन्हें बहुत दबाया। भले ही इनकी ताकत पहले जैसी नहीं है, पर इन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। इनका बदनाम डिफेंस इस पूरी दुनिया में टॉप क्लास है और किले बनाने में तो इनका कोई मुकाबला नहीं है। अगर ये हमारे साथ आ गए तो गद्दी की लड़ाई में और साम्राज्य को मजबूत करने में मुझे बहुत फायदा होगा। पहले ये लोग बिल्कुल शांत बैठे थे तो हमें चांस नहीं मिला, पर आज जान बचाने के इस मौके को मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। उस लड़की ने कहा, बात तो सही है। स्पिरिट हॉल के दबाव की वजह से आजकल उनकी हालत वैसे भी पतली है। उन्हें स्टार लुओ साम्राज्य जैसे किसी बड़े गॉडफादर की सख्त जरूरत है। डेविस ने अपने उस लीडर की तरफ देखा और ऑर्डर दिया, महल पहुंचते ही पता लगाओ कि इस कबीले को आजकल किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर पैसे की कमी है तो उन्हें लोंगक्सिंग शहर के आसपास की सबसे तगड़ी फैक्ट्रियां दिलवाओ, और अगर ट्रेनिंग के सामान की कमी है तो उनके बच्चों के लिए हमारे रॉयल कॉलेज में एडमिशन का इंतजाम करो। ऑफर ऐसा होना चाहिए कि वो मना ना कर पाएं। मैंने सीधे पूछा, नाना जी, आपने जो अभी उनकी मदद की, क्या आप जानबूझकर उस रॉयल फैमिली से रिश्ता बनाना चाहते थे? नाना ने साफ कहा, हाँ बेटा, मैं सोच रहा था कि इस बहाने हमें स्टार लुओ साम्राज्य से थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा ताकि तेरे लिए और मेटल का जुगाड़ हो सके। मुझे नहीं पता था कि वो बड़ा राजकुमार डेविस निकलेगा। उसकी आंखों में क्या चल रहा है मैं अच्छे से समझता हूँ। वो हमारे कबीले को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है। नॉर्मल दिनों में मैं इस गद्दी की लड़ाई से दूर रहता, पर अब सिचुएशन अलग है। तू हमारे कबीले की उम्मीद है और तुझे बड़ा होने के लिए बहुत सारा सामान चाहिए। साथ ही स्पिरिट हॉल से टक्कर लेने के लिए एक बड़ा गॉडफादर भी चाहिए। स्टार लुओ साम्राज्य के पास बहुत बड़ी आर्मी है और वो मेटल के शहर गेंगक्सिन पर राज करते हैं, तो वो हमारे लिए परफेक्ट हैं। जब वो डेविस हमारे घर आएगा तो मैं उससे अपनी शर्तों पर डील करूंगा। मैं समझ गया। नाना जी जो भी कर रहे थे वो सिर्फ इसलिए ताकि मुझे आगे बढ़ने का एक सेफ माहौल मिल सके। मैंने मन ही मन कसम खाई कि मैं जल्दी से जल्दी स्ट्रांग बनूंगा और कबीले का नाम रोशन करूंगा। मेरे दिमाग में उस बीस्ट सीक्रेट बुक की टेक्निक्स घूम रही थीं। मुझे अचानक लगा कि कबीले की मदद करने के लिए मुझे बहुत बड़ा होने तक वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं उस बुक की पहली लेयर की टेक्निक को थोड़ा सिंपल कर दूं ताकि बाकी लोग भी उसे सीख सकें, तो हमारे पूरे कबीले के लिए एक टॉप क्लास की टेक्निक तैयार हो जाएगी।
ये आइडिया आते ही मेरा मन हुआ कि मैं उड़कर सीधे घर पहुंचूं और इस पर काम शुरू कर दूं। तभी मेरे अंदर बैठे उस बीस्ट में थोड़ी हलचल हुई। वो मुझे लगातार कोई मैसेज दे रहा था। मैंने इशारा किया। 3.5 मीटर का वो बीस्ट बाहर आ गया। उसने आसपास की हवा को सूंघा, मेरी तरफ देखकर 2 बार हल्की दहाड़ मारी और फिर जमीन पर बैठ गया। उसने अपना राइट पंख नॉर्थ की तरफ किया और लेफ्ट पंख से जमीन को छुआ। नाना हैरान थे, ये क्या कर रहा है? मैं उसकी बात समझ गया था। मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं उसके लेफ्ट पंख पर पैर रखकर उसकी पीठ पर बैठ गया। नाना जी, जल्दी ऊपर आओ, इसे नॉर्थ की तरफ किसी खास मेटल की खुशबू आ रही है। ये हमें वहीं ले जा रहा है। नाना ने उस बीस्ट की भारी बॉडी को देखा और हंसे। मैं बहुत भारी हूं बेटा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तुम लोग निकलो, मैं पैदल ही पीछे पीछे आता हूं। मैंने हंसी रोकते हुए कहा, नाना जी आ जाओ, ये बोल रहा है कि आपकी स्पीड बहुत स्लो है। नाना ने हंसते हुए डांटा, अच्छा, ये छोटा चूहा मुझे स्लो बोल रहा है। और वो बीस्ट की पीठ पर बैठ गए। जरा मैं भी देखूं ये कितना तेज भागता है। बात खत्म ही हुई थी कि बीस्ट अचानक खड़ा हुआ और एक गोल्डन बिजली की तरह नॉर्थ की तरफ दौड़ पड़ा। हवा हमारे मुंह पर लग रही थी और आसपास के पेड़ पलक झपकते ही पीछे छूट रहे थे। नाना, जिनकी खुद की स्पीड कुछ खास नहीं थी, वो भी इस बुलेट जैसी स्पीड को देखकर दंग रह गए। कुछ ही देर में हम अपनी जगह पर पहुंच गए। हमारे सामने 3 मीटर से बड़ा एक चांदी और काले रंग का पत्थर खड़ा था, जो दिखने में एकदम नॉर्मल था। नाना ने उसके चक्कर काटे और थोड़े कंफ्यूज होकर बोले, यही है वो खास मेटल? ये तो बस एक आम पत्थर लग रहा है। मैं आगे बढ़ा, अपना हाथ उस पत्थर पर रखा और बीस्ट की पावर से उसे चेक करने लगा। कुछ ही सेकंड में मेरे चेहरे पर खुशी आ गई। नाना जी, ये आसमान से गिरा हुआ एक उल्कापिंड मेटियोराइट है। बाहर से ये सिर्फ एक दिखावा है, पर इसके अंदर 87% स्टार सीक्रेट मेटल छुपा है। ये मेरे बीस्ट को बड़ा करने के लिए बहुत काम आएगा और इसकी स्टार पावर से मेरा दिमाग भी और तेज होगा। नाना को अभी भी थोड़ा शक था। अगर ये आसमान से गिरा है तो यहाँ कोई गड्ढा होना चाहिए था, पर यह तो जमीन पर बस हल्का सा धंसा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसे जानबूझकर यहाँ रखा हो। बात करते करते उन्हें कुछ अजीब लगा। उन्होंने तुरंत हाथ हिलाया। बेटा, जल्दी इधर आ, यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैं तुरंत आगे बढ़ा। उस पत्थर के पीछे एक चांदी जैसे बालों वाली छोटी बच्ची बेहोश पड़ी थी। वो लगभग 6 साल की रही होगी। शक्ल से बहुत प्यारी थी, पर चेहरा एकदम सफेद पड़ा था। उसकी गर्दन में एक काली रस्सी का लॉकेट लटका था। जैसे ही मैं उस बच्ची के 2 मीटर के दायरे में पहुंचा, भाई साहब, मेरी पीठ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मेरी पूरी बॉडी के मसल्स टाइट हो गए और अंदर बैठे बीस्ट ने खतरे का सायरन बजा दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी बहुत ही खूंखार जंगली जानवर ने मुझे अपनी नजरों में ले लिया हो। मैंने सावधानी से चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। ये जगह बहुत ही अजीब थी। इस घने जंगल में जहां 24 घंटे जानवरों की आवाजें आती थीं, वहां एकदम सन्नाटा पसरा था। उस पत्थर के आसपास की जमीन एकदम साफ थी, किसी के पैरों के निशान तक नहीं थे। इस पत्थर के रखने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि किसी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके बहुत ही प्यार से इस पत्थर और इस बच्ची को यहाँ सेट किया था। उसी पल नाना ने अपनी पावर उस बच्ची के बदन में डालकर चेक किया। उनका चेहरा एकदम गुस्से से लाल हो गया। इस बच्ची की बॉडी अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है। इसकी जान पर बनी है। अगर इसके अंदर थोड़ी सी स्पिरिट पावर ना बची होती तो ये कब की दम तोड़ चुकी होती। कौन ऐसा जल्लाद है जो 6 साल की मासूम बच्ची को इस खूंखार जंगल में अकेला मरने के लिए छोड़ गया? सुनकर ही दिमाग घूम गया भाई। ये चांदी जैसे बाल, अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी जान, इस 1000 साल वाले डेंजर इलाके में इसका अकेले मिलना, और ऊपर से मेरे बीस्ट का वो डेंजर सायरन। इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते ही मेरे दिमाग में एक भयंकर थॉट आया। ये सोचते ही मैंने अनजाने में अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि उसकी गर्दन में लटके उस काले लॉकेट को देख सकूं और कंफर्म कर सकूं कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही है या नहीं। पर मेरी उंगलियां उस लॉकेट को छू भी नहीं पाई थीं कि तभी एक हल्की सी सरसराहट हुई और उस चांदी जैसे बालों वाली लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। भाई साहब, उसकी आंखें एकदम साफ पर्पल क्रिस्टल जैसी थीं, दिखने में बेहद खूबसूरत। मेरा हाथ हवा में ही फ्रीज हो गया। इससे पहले कि मैं उसे पीछे खींचता, उस अभी अभी जागी लड़की ने अपनी नाक सिकोड़ी। उसकी आंखें चमकीं और जैसे उसे दुनिया का सबसे कीमती खजाना मिल गया हो। वो लपकी और उसने आकर मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखते हुए वो खुशी से चहकी, अरे भैया, आपके पास से जो वाइब्स आ रही हैं ना, वो बहुत ही रिलैक्सिंग और गर्म है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इस अचानक हुए ड्रामे से मैं तो वहीं सन्न रह गया, एकदम ब्लैंक। पास खड़े नाना ये देखकर मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि हम दोनों बच्चे साथ में बड़े प्यारे लग रहे हैं। लड़की को मुझे ऐसे कसकर पकड़े देख नाना ने मुझे एक इशारा किया और प्यार से धीरे से बोले, बेटा, तुम इतनी खतरनाक जगह पर अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? नाना की वो भारी भरकम बॉडी और कड़क चेहरा देखकर लड़की डर गई। उसने अपनी गर्दन सिकोड़ी और मेरे पीछे छुप गई। नाना का चेहरा उतर गया। वो मन ही मन बुदबुदाए, अबे, मैं सिर्फ दिखने में थोड़ा रफ हूँ, इतना भी डरावना नहीं हूं यार। अगले ही पल उन्होंने फिर से एक प्यारी सी स्माइल बनाई। लड़की को जब लगा कि ये अंकल बुरे नहीं हैं, तो उसने डरते डरते पीछे से सिर निकाला। उसका चेहरा एकदम ब्लैंक था,
मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा, अपना नाम तो पता होगा ना? नाना ने अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा। लड़की ने धीरे से ना में सिर हिलाया, फिर कुछ सोचने लगी और अचानक बोली, सपने में शायद किसी ने हमारे कबीले का नाम लिया था। ये सुनते ही मेरा शक यकीन में बदल गया। ये कोई रास्ता भटकी हुई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि ये तो स्टारडू जंगल के सारे जानवरों की असली बॉस सिल्वर ड्रैगन क्वीन गुयुएना थी। अब समझ आया कि इस पूरे इलाके से जानवर, चिड़ियां और कीड़े मकोड़े गायब क्यों थे। जब जानवरों का ये पुराना राजा यहीं बैठा हो तो किसी की आने की हिम्मत कैसे होगी? पर मेरे दिमाग में कई सवाल थे। असली कहानी के हिसाब से तो इस ड्रैगन क्वीन को अपनी चोटें ठीक करके जागने में अभी 20,000 साल लगने थे, पर ये टाइम से पहले ही सामने आ गई थी। लेकिन एक बात पक्की थी, ये खुद मेरे पास आई थी। अभी इसने कहा ना कि इसे मेरे पास की गर्म वाइब्स पसंद हैं, तो पक्का ये मेरे अंदर के गोल्डन हॉर्नेड बीस्ट के खून का कमाल था। मैंने अंदाजा लगाया कि मेरे बीस्ट का खून इसकी चोटों को जल्दी ठीक कर सकता है, इसीलिए ये उस असुर गॉड के दिए गहरे जख्मों की परवाह किए बिना जबरदस्ती इंसानी रूप में अपनी यादें खोकर एक कमजोर बच्ची बनकर मेरे पास आ गई थी। और रही बात उस बंदे की जिसने छुपकर ये सारा सेटअप किया और इसे यहाँ छोड़कर पहरा दे रहा था, उसका नाम भी मुझे पता था, बस कंफर्म करना बाकी था। मैंने थोड़ा दिमाग चलाया और अपने हाथ को कसकर पकड़े खड़ी गुयुएना की तरफ देखा। बड़े प्यार से बोला, शॉर्टकट में कहें तो ना। मैंने देखा कि तुम्हारी गर्दन में एक लॉकेट है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? शायद उससे तुम्हारे घरवालों का कोई क्लू मिल जाए। गुयुएना को मुझ पर पूरा भरोसा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक हाथ छोड़ा और अपनी छाती के पास छुपा वो लॉकेट निकालकर मेरी आंखों के सामने रख दिया। उस काली रस्सी में एक काले रंग का स्केल सांप का छिलका लटका था, जिस पर साफ साफ लिखा था गुयुएना। ये और कुछ नहीं बल्कि उस ब्लैक ड्रैगन का रिवर्स स्केल था। उसे देखते ही पिक्चर एकदम क्लियर हो गई। इस जंगल का असली गुंडा ब्लैक ड्रैगन किंग दित्यान पहले ही जाग चुका था। जब से मैंने और नाना ने जंगल में पैर रखा था, हम दोनों 24 घंटे उसकी नजरों में थे। हमारी एक एक हरकत उसे पता थी। उसे मालूम था कि मेरी स्पिरिट मेटल खाकर बड़ी होती है, इसीलिए उसने जानबूझकर वो उल्कापिंड यहाँ लाकर रखा था। अभी के हिसाब से देखें तो दित्यान का हमें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वो बस एक ऐसा तरस खाने वाला सीन बनाना चाहता था जिससे मैं और नाना इमोशनल हो जाएं और इस लड़की को अपने साथ घर ले जाएं। पर मुझे एक और कंफ्यूजन था, अगर मेरा खून इस ड्रैगन क्वीन के लिए इतना ही जरूरी था तो दित्यान ने मुझे सीधे किडनैप क्यों नहीं किया? इतना लंबा गेम क्यों खेला? क्या इसलिए कि अभी मेरा लेवल बहुत कम है, या उसका कोई और बड़ा प्लान है? थोड़ा सोचने के बाद मैंने तय किया कि दित्यान के इस गेम को आगे बढ़ाते हैं और लड़की को साथ ले चलते हैं। अगर मना किया तो क्या पता वो गुस्सा होकर मुझे यहीं कैद कर ले। वैसे भी गुयुएना के पास दित्यान का वो स्केल था, यानी इसका मेरे साथ रहने का मतलब था कि एक गॉड लेवल का बॉडीगार्ड छुपकर हमारी रक्षा करेगा, जो हमारे कबीले के लिए भी एक बड़ा सपोर्ट था। बल्कि दित्यान को खुद हर पल अपनी इस मालकिन की फिक्र रहेगी। ये सोचकर मेरे चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। जब दित्यान खुद अपनी राजकुमारी को मेरे पास भेज रहा है तो मैं मना क्यों करूं? बस ये देखना है कि आगे चलकर वो पछताएगा तो नहीं। मैंने थॉट्स को ब्रेक लगाया और अपने पास खड़ी लड़की को देखा। इस लॉकेट पर गुयुएना लिखा है, तो यही तुम्हारा नाम होना चाहिए। जब तुम्हें अपने घर वालों का कुछ याद नहीं है तो फिलहाल हमारे साथ हमारे कबीले चलो, वहीं रहना। मेरा नाम गुयुएना है। लड़की धीरे से बुदबुदाई, फिर उसने जोर से हाँ में सिर हिलाया। आपकी वाइब्स बहुत अच्छी हैं, आप पक्का बुरे इंसान नहीं हो, मैं आपके साथ चलूंगी। नाना ने देखा कि उनके नाती ने बिना किसी मेहनत के इतनी प्यारी लड़की को पटा लिया है। उन्होंने हंसते हुए मुझे थम्स अप दिया और चुटकी ली। मैंने नाना की टांग खिंचाई को इग्नोर किया और गुयुएना से कहा, ये मेरे नाना जी हैं, हमारे कबीले के चीफ न्यू गाओ। मेरा नाम जिन फैंग है, तुम मुझे फैंग भाई बुला सकती हो। ठीक है फैंग भाई, आप मुझे नाज कह सकते हो, उसने बड़े प्यारे अंदाज में जवाब दिया। उसे ऐसे प्यार से फैंग भाई बोलते सुन मुझे मन ही मन लगा कि भाई, इतिहास में सिर्फ मैं ही ऐसा बंदा हूं जिससे ये ड्रैगन क्वीन भैया बोल रही है। नाना ने उस कीमती उल्कापिंड को अपनी जादुई अंगूठी में डाला और फिर नाज से बोले, बेटा नाज, अभी मैंने फील किया कि तुम्हारे अंदर स्पिरिट पावर है। तुम्हारी स्पिरिट क्या है? नाज ने थोड़ा सिर हिलाकर सोचा, फिर अपना हाथ उठाया जिससे 9 रंगों की रोशनी वाला एक सिल्वर ड्रैगन का साया निकला। उसने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, क्या यही है? उस सिल्वर ड्रैगन के आते ही उसके पैरों के पास से पीले रंग की 100 साल पुरानी रिंग निकली और लेवल 12 की पावर चारों तरफ फैल गई। भाई साहब, ये तो 9 एलिमेंट्स को कंट्रोल करने वाला टॉप लेवल का सिल्वर ड्रैगन था। 600 साल की रिंग और शुरुआती लेवल 12। नाना के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जंगल में मिली एक 6 साल की बच्ची इतनी भयंकर जीनियस निकलेगी। पर उनके मन में एक डर भी आया, जिस कबीले की ये बच्ची होगी वो कोई मामूली ताकत नहीं होगी। अगर हम इसे ऐसे ही ले गए और बाद में कोई गलतफहमी हुई तो हमारे कबीले पर आफत आ सकती है। मैंने नाना की टेंशन भांप ली। मैं नीचे झुका और जमीन पर हमारे कबीले का नाम न्यू लिखा
और साथ ही हमारी छिपकली का एक स्केच बना दिया। नाना ने ताली बजाई और बोले, अरे वाह, तूने बहुत सही दिमाग लगाया, ये साइन छोड़ना जरूरी था। अगर इसके घर वाले ढूंढते हुए आए भी तो वो समझ जाएंगे कि हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। चलो, आधा काम तो हो गया, अब घर वापसी करते हैं। तेरे मामा और बाकी बुजुर्ग ये कहानी सुनेंगे तो उनके तो फ्यूज ही उड़ जाएंगे। हमारे वहां से जाने के काफी देर बाद आसमान से एक काले कपड़े पहने भारी भरकम बॉडी वाला बंदा धीरे से बाहर आया। उसने जमीन पर लिखे कबीले के नाम और स्केच को देखा और मन ही मन बुदबुदाया। सिर्फ बदन के इस थोड़े से खून की वजह से हमारी मालकिन अपनी चोटों की परवाह किए बिना टाइम से पहले जाग गईं और ऐसा गेम सेट कर दिया। सिर्फ एक रिंग वाला ये मामूली बंदा मेरे छुपकर देखने की बात को भांप गया। ऊपर से इसकी खुद की स्पिरिट तो दुनिया में सबसे रेयर है, जो मेटल और मांस खाकर खुद को अपग्रेड कर सकती है और मर्ज होकर भी लड़ सकती है। इसकी स्पीड का कोई मुकाबला नहीं है। गॉड लेवल की पुरानी किताबों में भी ऐसी किसी स्पिरिट या भगवान का कोई जिक्र नहीं है। इसने जो भगवान वाली कहानी बनाई है वो पक्का अपने इस खास खून को छुपाने का एक बहाना है। जिन फेंग सच में बड़े काम का बंदा है। बस उम्मीद है कि मालकिन इसके पास रहकर अपनी चोटों को जल्दी ठीक कर पाएंगी। जब मालकिन की यादें वापस आएंगी और वो इस जाल को तोड़ेंगी तब हमारी मुलाकात होगी। उम्मीद है तब तक तुम्हारा ये सीक्रेट खून मुझे एक अच्छा सरप्राइज देगा। बात खत्म होते ही वो काले कपड़ों वाला बंदा हवा में गायब हो गया। तेज हवा चली और जमीन पर बने सारे निशान मिट्टी में दफन हो गए। दूसरी तरफ नाना के साथ हम दोनों जल्दी ही जंगल से बाहर आ गए और गाड़ी से फुल स्पीड में अपने कबीले पहुंचे। मेरे वापस आने की खबर फैलते ही चारों बुजुर्ग और मामा न्यूबेन तुरंत मेन हॉल में आ गए। सब जैसे ही अंदर घुसे सबकी नजरें मेरे हाथ को कसकर पकड़े खड़ी उस चांदी जैसे बालों वाली लड़की पर टिक गईं। सबके चेहरों पर कंफ्यूजन था। सब कभी हमें तो कभी नाना को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि ये लड़का पहली रिंग लेने गया था तो साथ में इतनी प्यारी लड़की कहाँ से उठा लाया। नाना ने जंगल का पूरा किस्सा सुनाया। जैसे ही बात खत्म हुई हॉल में एक के बाद एक धमाके जैसे कमेंट्स आने लगे। 1500 साल का पाइथन और जिन फैंग को एक साथ दो एबिलिटीज मिल गईं, दोनों तरह से यूज कर सकता है। ये बीस्ट सिर्फ 5 दिन में 1000 साल के जानवर का शिकार करने लगा और चीफ ने स्टार लुओ के बड़े राजकुमार डेविस को बचाया जो खुद थैंक यू बोलने आएगा। और ये लड़की 6 साल की उम्र में लेवल 12 की जीनियस, स्पिरिट भी टॉप क्लास का सिल्वर ड्रैगन। बस यादें गायब हैं। इस शौक के बाद मामा ने मुझे आंख मारते हुए चिढ़ाया, अबे ओए, अभी उम्र छोटी है तेरी और अभी से लड़कियां घुमाना शुरू कर दिया। मैंने ज्यादा सफाई नहीं दी। बुजुर्गों की उन हंसती हुई नजरों के बीच मैंने नाना से कहा, नाना जी कोई प्लीज मेरे कमरे के बगल वाला कमरा नाज के लिए रेडी करवा दो। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गु युएना ने अचानक अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया। उसने एकदम पक्के इरादे से नाना की तरफ देखा। नाना जी मुझे बगल वाले कमरे में नहीं रहना, मुझे फेंग भाई के कमरे में ही साथ में सोना है। मेरे तो तोते उड़ गए भाई। मैंने तुरंत उसका हाथ हटाया और सीरियस होकर डांटा, नाना लड़का लड़की ऐसे साथ नहीं रहते, तुम्हें बगल वाले कमरे में ही रहना होगा। मेरा सख्त रवैया देखकर उसकी पर्पल आंखों में आंसू आ गए। आंखें एकदम लाल हो गईं। फेंग भाई क्या आप मुझसे नफरत करते हो? मुझे लड़कियों का रोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता भाई। मैंने तुरंत नाना की तरफ हेल्प वाली नजरों से देखा। नाना ने अपनी हंसी को रोका और सीधे फैसला सुना दिया, अरे छोटे बच्चे हैं, दिल के साफ हैं, साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तेरे कमरे में एक और छोटा बेड लगवा देता हूँ, बात यहीं खत्म। ये सुनते ही नाज के आंसू गायब हो गए और वो खुशी से चहकी, थैंक यू नाना जी। अब जब बड़ा फैसला हो चुका था तो मुझे घुटने टेकने ही पड़े। कमरे में जाने से पहले मुझे एक बात याद आई। मैंने नाना से कहा, नाना जी क्या मुझे हमारे कबीले की वो सीक्रेट मेडिटेशन टेक्निक मिल सकती है? 3 महीने के अंदर मैं पूरे कबीले को एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। नाना थोड़ा चौंके। उन्हें पता था कि मुझे भगवान का ज्ञान मिला है तो उन्हें लगा था कि मुझे कबीले की पुरानी टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर थोड़ा सोचने के बाद मेरे उस सरप्राइज वाले प्रॉमिस को याद करके उनकी आंखें चमकी। उन्होंने तुरंत वो सीक्रेट बुक निकाली और मेरे हाथ में दे दी। ये ले बेटा, हम सब तेरे उस सरप्राइज का वेट करेंगे। नाना और बुजुर्गों की उन उम्मीद से भरी आंखों को देखकर मैंने एक स्माइल दी। टेंशन मत लो, कबीले को कभी निराशा नहीं होगी। इसके बाद मैं नाज को लेकर पूरे कबीले में घूमा, उसे सब जगह दिखाई और फिर हम अपने कमरे में आ गए। कमरा नाना के कहे मुताबिक बिल्कुल चेंज हो चुका था। बड़े बेड के बगल में एक छोटा बेड लगा था और खाली जगह पर जंगल से लाया हुआ वो 3 मीटर का उल्का पिंड रखा था। अगर कमरा छोटा होता तो ये पत्थर अंदर आता ही नहीं। मैंने अपनी बीस्ट स्पिरिट को बाहर निकाला और उसे उस कीमती पत्थर पर बैठा दिया ताकि वो उसे धीरे धीरे चबाकर पचा सके। वो मेटल बीस्ट की बॉडी को मजबूत कर रहा था और उसकी स्टार पावर मेरे दिमाग को और तेज कर रही थी। पर उस पत्थर में इतनी ज्यादा एनर्जी थी कि मेरे बीस्ट की स्पीड के हिसाब से उसे पूरा हजम करने में कम से कम 2-3 महीने लगने थे। बीस्ट को सेट करके मैंने छोटे बेड की तरफ इशारा किया। काफी लंबा सफर था, तुम थक गई होगी, थोड़ा रेस्ट कर लो। नाज ने पूरे जोश में ना में सिर हिलाया। मैं नहीं थकी, मुझे फेंग भाई के साथ प्रैक्टिस करनी है। मैंने थोड़ी चुटकी लेते हुए पूछा, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है,
तुम्हें पता भी है प्रैक्टिस कैसे करते हैं? मुझे तरीका तो याद नहीं है, उसने धीरे से सिर हिलाया, फिर समझाया। पर जब भी मैं आपके 3 मीटर के दायरे में होती हूँ, मेरे अंदर की पावर अपने आप घूमने लगती है। मैं आपके जितना पास आती हूँ, स्पीड उतनी ही तेज हो जाती है, और अगर हम टच हो जाएं, तो स्पीड सीधे डबल हो जाती है। पूरी बॉडी में एक बहुत ही गर्म और अच्छी फीलिंग आती है। इसी को तो आप लोग प्रैक्टिस बोलते हो ना? ये सुनकर मेरा तो दिमाग ही घूम गया भाई। मुझे क्या पता था कि मैं इस ड्रैगन क्वीन के लिए एक ऑटोमेटिक पावर बूस्टर बन जाऊंगा। मेरे बीस्ट के खून की वाइब्स इसकी चोटें भी ठीक कर रही थीं और इसकी पावर भी बढ़ा रही थीं। तभी ये मेरे से चिपक कर रहती थी, अलग ही नहीं होना चाहती थी। अगर इसकी जगह कोई और होता तो वो तो एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं जाता। मैंने फालतू के थॉट्स को साइड किया और दीवार की अलमारी की तरफ इशारा किया। वहां जानवरों की बहुत सारी कॉमिक्स और बुक्स रखी हैं। तुम सिर्फ पिक्चर्स देखकर भी समझ जाओगी। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो वो बुक्स पढ़कर टाइम पास करो। मुझे अपनी इस सीक्रेट बुक की स्टडी करनी है। ठीक है, उसने प्यारे से अंदाज में कहा। अलमारी से एक बुक निकाली और मेरे पास एकदम शांत होकर बैठकर पन्ने पलटने लगी। मैंने अपने कबीले की उस बुक को पूरा पढ़ा, उसके सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा और फिर बेड पर पालथी मारकर बैठ गया। मेरा कॉन्शियसनेस सीधे मेरे दिमाग के समंदर में उतर गया। वहां मेरे बीस्ट के खून की बूंद के अलावा एक और काले बैंगनी रंग की एनर्जी का गोला तैर रहा था। ये गोला उस अजगर को खाने के बाद बना था। शुरू में ये सिर्फ एक कंचे जितना छोटा था, पर जैसे जैसे मैंने जंगल में और जानवरों को मारा, इसका कलर और डार्क होता गया। मुझे अभी इसका असली यूज नहीं पता था, पर मुझे इतना आइडिया था कि जब मैं लेवल 40 पार करके अपना अगला बड़ा टैलेंट खोलूंगा, तभी मैं इस एनर्जी को यूज कर पाऊंगा। वहां से ध्यान हटाकर मैंने अपना पूरा फोकस कबीले की टेक्निक को अपग्रेड करने में लगा दिया। मैंने अपनी बीस्ट सीक्रेट बुक के पहले लेवल को थोड़ा सिंपल किया और उसे इस दुनिया की नॉर्मल टेक्निक के साथ मिक्स करके एक ऐसी नई टेक्निक बनाना शुरू किया जो हमारे कबीले के हर बंदे के काम आ सके। जब मैं इस काम में पूरी तरह डूबा था, नाज ने अपनी बुक साइड में रखी और चुपचाप आकर मेरे बगल में बैठ गई। उसने पूरे टाइम मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। दिन और रात बदलते रहे। एक सुबह मेरी आंखें खुली तो देखा कि बगल के छोटे बेड पर वो चांदी जैसे बालों वाली लड़की आराम से सो रही थी। उसके हाथ में अभी भी वही कॉमिक बुक थी जो वो कल देख रही थी। सोते हुए उसका चेहरा बड़ा मासूम लग रहा था और होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसके हाथ से वो बुक धीरे से निकाली, उसे अच्छे से कंबल उड़ाया और कमरे से बाहर आ गया। मैंने अपने पूरे दिन का एक कड़क शेड्यूल बना लिया था। मंडे से सैटरडे के हाफ डे तक मैं रोज 2 घंटे नाना, मामा और चारों बुजुर्गों के साथ फाइट की प्रैक्टिस करता था और साथ ही थ्योरी की पढ़ाई करता था। दोपहर के टाइम मैं अपने उन 2 सीक्रेट तरीकों, साइज कंट्रोल और भेष बदलना की प्रैक्टिस करता था, ताकि अपने बीस्ट का साइज छोटा रख सकूं और अपनी उस बैंगनी रिंग का कलर छुपा सकूं। रात का टाइम आधा आधा डिवाइड था। आधा टाइम अपनी पावर बढ़ाने में और आधा टाइम कबीले की नई टेक्निक को अपग्रेड करने में। संडे का दिन फुल चिल, नो पढ़ाई, नो प्रैक्टिस, और मेरे बीस्ट का सिर्फ एक ही काम था, उस पूरे पत्थर को हजम करना, मेटल से बॉडी मजबूत करना और स्टार पावर से दिमाग तेज करना। इस प्लान के हिसाब से 3 महीने के अंदर कबीले की वो नई टेक्निक रेडी होनी ही थी। इसके बाद के दिन मैंने इसी शेड्यूल के साथ पागलों की तरह मेहनत की और देखते देखते 3 महीने पूरे हो गए। इन 3 महीनों में मेरे बीस्ट ने उस पूरे पत्थर को हजम कर लिया था। उसका साइज अब 3.5 मीटर से बढ़कर 4 मीटर हो चुका था और उसके अंदर का जादुई स्पेस भी कई गुना बढ़ गया था। उसकी पावर की बदौलत मेरी खुद की बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और मेरा दिमाग भी पहले से कई गुना तेज हो गया था। मेरा खुद का स्कोर भी बहुत कड़क था। लगातार प्रैक्टिस से मेरा लेवल 12 से सीधे 14 हो चुका था और मेरे उन 2 सीक्रेट तरीकों का पहला लेवल भी खुल गया था। साइज कंट्रोल की मदद से मेरा बीस्ट अपने असली साइज से डबल बड़ा भी हो सकता था और एकदम छोटा भी, जिससे उसकी पावर डबल हो जाती थी। और भेष बदलना वाले तरीके से मैं अपना लुक चेंज कर सकता था और अपनी उस भड़कीली बैंगनी रिंग को भी छुपा सकता था। यानी अब बाहर किसी को शक होने का कोई चांस ही नहीं था। इसके अलावा 1.5 महीने पहले ही मैंने अपनी बुक का एक बेसिक वर्जन तैयार कर लिया था, जो जानवरों वाली स्पिरिट वाले किसी भी बंदे की स्पीड को 100% बढ़ा सकता था। पर मुझे लगा कि इसे और बेहतर किया जा सकता है, इसलिए मैंने इसे कबीले को नहीं दिया और इस पर और काम करता रहा। मैंने खुद को शीशे में देखा और मुस्कुराया। चलो, अब टाइम आ गया है नाना जी को उनका सरप्राइज देने का। मैंने पास में बैठी नाज को देखा। इन 3 महीनों में उसने इस दुनिया की चीजों को अच्छे से समझ लिया था। उसका फेवरेट काम था मेरे पास बैठकर बुक्स पढ़ना। उसने इन 3 महीनों में कभी अलग से बैठकर प्रैक्टिस नहीं की। बस मेरे पास रहने की वजह से उसकी पावर अपने आप बढ़ती रही और वो भी लेवल 10 पार करके मेरे बराबर लेवल 14 पर आ चुकी थी। और मेरे पास रहने की वजह से उसकी हेल्थ भी दिन ब दिन बढ़िया होती गई। चेहरे पर रौनक आ गई। यहाँ तक कि जब नाना ने उसकी चेकिंग की तो पता चला कि उस असुर गॉड के दिए जख्म भी तेजी से ठीक हो रहे थे। मुझे थोड़ा अचंभा हुआ कि सिर्फ मेरे पास रहने से गॉड लेवल की चोटें इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकती हैं, पर मैंने ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया। मुझे पता था कि जब मेरी खुद की पावर बढ़ेगी
तो सारे राज अपने आप खुल जाएंगे। मैंने नाज से कहा, नाना जी से एक जरूरी बात करनी है, तुम यहीं रहकर पढ़ाई करो, अगर बाहर जाना हो तो ज्यादा दूर मत जाना। उसने एक प्यारी सी स्माइल दी। ठीक है फेंग भाई, जल्दी आना, मैं वेट कर रही हूँ। मैं कमरे से निकला और सीधे कबीले के मेन हॉल पहुंचा। नाना, मामा और चारों बुजुर्ग पहले से ही वहां मेरा वेट कर रहे थे। मुझे अंदर आते देख 6 के 6 बड़े मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए। बुजुर्गों की आंखों में पूरी उत्सुकता थी। बेटा फेंग, जल्दी बता, वो कौन सा सरप्राइज है जिसके लिए तू 3 महीने से लगा था? मैंने ज्यादा सस्पेंस नहीं बनाया। अपनी जादुई अंगूठी से 5 अलग अलग बुक्स निकाली और साथ ही सोने जैसी चमकती हुई खून की एक छोटी बोतल टेबल पर रख दी। मैंने एक्सप्लेन किया, नाना जी, मामा, बुजुर्गों, इस नई टेक्निक का नाम मैंने बीस्ट मंत्र रखा है। मैंने अपने कबीले की पुरानी टेक्निक और अपनी स्पिरिट के ज्ञान को मिक्स करके इसे तैयार किया है। इसके पूरे 5 वर्जन्स हैं। पहला वर्जन स्पीड को 100% बढ़ाएगा, दूसरा वर्जन 200% बढ़ाएगा, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जो इसका 5वां वर्जन है वो हमारे कबीले के किसी भी बंदे की प्रैक्टिस की स्पीड को पूरे 500% बढ़ा देगा। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें अटक गईं। बुजुर्ग खुशी से कांपने लगे। यानी 1 साल की मेहनत में 6 साल जितना रिजल्ट, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है। तेरी स्पिरिट का ज्ञान सच में बहुत ही लाजवाब है। तभी नाना का ध्यान टेबल पर रखी उस सोने जैसी चमकती हुई खून की बोतल पर गया। हाथ में लेकर जैसे ही नाना ने उस बोतल को खोला और अंदर झांका, उनके चेहरे पर कंफ्यूजन आ गया। बेटा, इस खून का असली यूज क्या है? मैंने बड़े आराम से जवाब दिया, ये मेरे दिल का सबसे खास खून यानी एसेंस ब्लड है। नाना जी, ये बीस्ट मंत्र मेरी अपनी स्पिरिट के सीक्रेट तरीके से ही निकला है और इसे सिर्फ जानवरों वाली स्पिरिट वाले बंदे ही सीख सकते हैं। पहली बार इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मेरी सिर्फ 1 बूंद खून को पीना होगा, जो एक जरिए का काम करेगा। ये आपकी रगों में बहने वाले खून को पूरी तरह बदल देगा। तभी आप इस टेक्निक को संभाल पाएंगे। और हाँ, इस खून के मिक्स होते ही इस बात के बहुत ज्यादा चांस हैं कि आपकी स्पिरिट में एक बहुत बड़ा और जादुई बदलाव आ जाए, वो अपग्रेड हो जाए। नाना जी, क्यों ना आप खुद इसे ट्राई करके देखें? जब नाना ने सुना कि इस पूरी बोतल में सिर्फ मेरा ही खून है तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो मुझे डांटने ही वाले थे कि अपनी बॉडी का ध्यान क्यों नहीं रखता, पर मैंने उन्हें पहले ही शांत करते हुए कहा, नाना जी, गुस्सा मत होइए। इन 3 महीनों में मैंने रोज सिर्फ 1 ही बूंद निकाली है। इससे मेरी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब आप खुद इसे ट्राई करेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये टेक्निक कितनी कीमती है। मेरी बात सुनकर नाना ने हाथ हिलाया और बोले, मैं और बाकी बुजुर्ग तो अभी इस हालत में नहीं है कि नई प्रैक्टिस शुरू करें, क्योंकि कल का बड़ा काम है। ऐसा करते हैं, पहले तेरे मामा न्यूबेन को इसे ट्राई करने देते हैं। मेरे चेहरे पर कंफ्यूजन देख बड़े बुजुर्ग तुरंत आगे आए और बोले, बेटा फेंग, असल में स्टार लुओ साम्राज्य के महल से परसों एक मैसेज आया है। कल वहां के बड़े राजकुमार डेविस इस ड्रैगन स्टार सिटी में आ रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं ताकि 3 महीने पहले चीफ ने जो उनकी जान बचाई थी उसका थैंक यू बोल सकें। अगर अभी हमारे लेवल या हमारी स्पिरिट में अचानक इतना बड़ा चेंज आ गया तो हमारा ये बड़ा सीक्रेट बाहर आ सकता है, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते। मुझे तुरंत बात समझ आ गई। मैंने मामा न्यूबेन की तरफ देखा। मामा जी, फिर आज पहले आप ही इसे ट्राई कीजिए। नाना जी और बाकी बुजुर्ग यहीं पर पहरा देंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। मामा ने मेरी उस सोने जैसी चमकती खून की एक बूंद को गले से नीचे उतारा और तुरंत हॉल के बीचों बीच पालथी मारकर बैठ गए। उन्होंने पूरी तरह मन लगाकर उस टेक्निक को चालू किया। नाना और चारों बुजुर्गों ने तुरंत अपनी अपनी पावर को बाहर निकाला और पूरे हॉल के चारों तरफ एक मजबूत ढाल बना दी ताकि अंदर की पावर की गूंज बाहर न जा सके। मामा के अंदर की पावर अब नए रास्ते पर दौड़ रही थी। वो मेरे उस खास खून की पावर को हजम करके खुद में मिला रहे थे। अचानक उनके चारों तरफ सोने की जादुई रोशनी के चक्र घूमने लगे। ये बिल्कुल वैसा ही सीन था जैसा मेरे स्पिरिट जगाने के टाइम हुआ था, बस इस बार ये रोशनी थोड़ी हल्की थी, जिससे सब लोग उनकी बॉडी की कंडीशन को साफ साफ देख पा रहे थे। देखते देखते 2 घंटे बीत गए। मामा के चारों तरफ घूमने वाली वो सोने की रोशनी पूरी तरह उनकी बॉडी के अंदर समा गई। अगले ही पल एक इतनी भयंकर और कान फाड़ देने वाली गेंडे की दहाड़ गूंजी कि पूरे हॉल में लगे जादुई ढाल के बाद भी सबके कान के पर्दे सुन्न हो गए। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने मामा के सिर के ऊपर एक बहुत ही विशाल ग्रे और गोल्ड कलर के गेंडे का साया देखा। नाना और 5 बुजुर्गों के दिल जोर से धड़कने लगे। मामा की स्पिरिट सच में पूरी तरह अपग्रेड हो चुकी थी। पहले जो उनकी स्पिरिट एक नॉर्मल छिपकली जैसी दिखती थी, अब उसकी बॉडी पर हीरे जैसी मजबूत और चमकीली ढाल आ चुकी थी। उनकी पूरी बॉडी पर सोने की लाइनें साफ चमक रही थीं। सिर पर एक छोटा और एक बहुत बड़ा गेंडे जैसा सींग निकल आया था, जिसके कोने से एक जादुई लिक्विड बह रहा था। उनकी आंखें जो पहले काली थीं, अब वो डार्क गोल्ड कलर की हो चुकी थीं। उनके हाथ पैर पहले से बहुत ज्यादा भारी और मजबूत थे और नाखून किसी तलवार की तरह पैने दिख रहे थे। पुरानी स्पिरिट सिर्फ डिफेंस के काम आती थी, पर अब ये नई गोल्डन हॉर्नेड आर्मर्ड छिपकली डिफेंस के साथ साथ मेरे गोल्डन हॉर्नेड बीस्ट की खतरनाक अटैकिंग पावर भी अपने अंदर रखती थी। तभी मामा की बॉडी से एक बहुत ही तेज पावर का झटका बाहर निकला। पिछले कई महीनों से उनका जो लेवल अटका हुआ था वो एक झटके में टूट गया।
मामा तुरंत खड़े हुए। अपनी स्पिरिट और बॉडी में आए इस भयंकर चेंज को देखकर उन्होंने मेरी तरफ थम्स अप किया। बेटा फेंग, तू सच में कोई मामूली इंसान नहीं है रे। सिर्फ 6 साल की उम्र में तूने एक ऐसी टेक्निक बना दी जो स्पीड को 500% बढ़ा दे और स्पिरिट को भी अपग्रेड कर दे। मेरी स्पिरिट तो बदली ही, साथ ही मेरा लेवल सीधे 6 पॉइंट बढ़ गया। मेरी एबिलिटीज की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं खुद को पहले से बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ। उनकी नजरें पूरे हॉल में घूमी और सीधे लेवल 66 वाले चौथे बुजुर्ग पर जाकर टिक गईं। उनकी आंखों में लड़ने का जोश था। चौथे बुजुर्ग, क्यों ना एक छोटा सा मैच हो जाए, मैं भी तो देखूं कि स्पिरिट बदलने के बाद मेरी असली ताकत कितनी बढ़ी है। चौथे बुजुर्ग ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराए। तेरा ये कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा है कि पावर सच में बहुत बढ़ी है। चल मैं भी देखता हूँ। नाना और बाकी लोग तुरंत साइड में हो गए और हॉल के बीच का रास्ता खाली कर दिया। दोनों के बीच कुछ बहुत ही कड़क और आमने सामने की टक्कर हुई और देखते ही देखते मैच खत्म हो गया। पर जो रिजल्ट आया उसने बाकी तीनों बुजुर्गों के होश उड़ा दिए। चौथे बुजुर्ग, जिनका लेवल मामा से 6 पॉइंट ज्यादा था और जिनके पास एक एक्स्ट्रा 10,000 साल वाली रिंग भी थी, वो पूरे मैच में सिर्फ मार खा रहे थे। उन्हें संभलने का एक मौका भी नहीं मिला। स्पिरिट के साथ मर्ज होने के बाद मामा की ताकत, स्पीड, डिफेंस और एबिलिटीज की पावर सीधे डबल हो चुकी थी। उनकी ओवरऑल फाइटिंग पावर कई गुना बढ़ गई थी। अब बाकी चारों बुजुर्गों के सब्र का बांध भी टूटने लगा था। अगर कल डेविस से न मिलना होता और सीक्रेट बाहर आने का डर न होता तो वो इसी वक्त बीस्ट मंत्र को चालू करके अपनी स्पिरिट को अपग्रेड कर लेते। नाना ने मेरी तरफ देखा, जो एकदम शांत खड़ा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि यही होने वाला है। बेटा, न्यू बेन की स्पिरिट अब पूरी तरह बदल चुकी है। अब इसे पुरानी छिपकली कहना बिल्कुल गलत होगा। इसके पूरे बदन पर ये जो हीरे जैसी ढाल है और सिर पर ये जो सींग है, इसे देखते हुए क्यों ना हम अपने कबीले की इस नई स्पिरिट का नाम गोल्डन फुट आर्मर्ड छिपकली रख दें। चारों बुजुर्गों ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। ये नाम इस नए लुक पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। नया नाम फाइनल करने के बाद नाना ने टेबल पर रखी बाकी 4 बुक्स की तरफ देखा और मुझसे पूछा, बेटा फेंग, ये जो 5 अलग अलग वर्जन्स हैं, इनका तूने क्या प्लान बनाया है? मैंने सीधे अपना पूरा प्लान उनके सामने रख दिया। नाना जी, हमारे कबीले के लोग तो इस सबसे पावरफुल यानी 5th वर्जन से ही प्रैक्टिस करेंगे। बाकी के जो 4 वर्जन्स हैं उन्हें मैंने एक बैकअप प्लान की तरह रखा है। जब सही टाइम आएगा तब हम अपने कबीले को बेस बनाकर एक नया संगठन बीस्ट गॉड सेक्ट बनाएंगे। इसमें सिर्फ जानवरों वाली स्पिरिट वाले बंदों को ही एंट्री मिलेगी और उनके लेवल के हिसाब से उन्हें बुक्स दी जाएंगी। लेवल 10 से 20 वाले 3rd क्लास चेले होंगे जो 1st वर्जन से प्रैक्टिस करेंगे। लेवल 30 से 40 वाले 2nd क्लास चेले होंगे जो 2nd वर्जन से प्रैक्टिस करेंगे। लेवल 50 से 60 वाले 1st क्लास चेले होंगे जो 3rd वर्जन से प्रैक्टिस करेंगे और लेवल 70 वाले बुजुर्ग 4th वर्जन से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आगे चलकर कोई लेवल 90 वाला टाइटल डोलुओ कबीले में आता है तो हम उसे अपने कबीले का बड़ा VIP यानी गार्जियन बनाएंगे और उसे ये सबसे पावरफुल वर्जन देंगे। इस तरह से सब लोग आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी करेंगे और कबीले का डिसिप्लिन भी बना रहेगा। ये पूरा प्लान सुनकर हॉल में मौजूद हर एक बंदे का मुंह खुला का खुला रह गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक 6 साल का बच्चा इतने बड़े संगठन का पूरा ढांचा पहले से ही दिमाग में सेट करके बैठा है। नाना ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। उन्हें थोड़ा डर था। बेटा, इतना बड़ा संगठन बनाने में तेरा बहुत खून लगेगा और ऊपर से इस टेक्निक का असर इतना जादुई है कि अगर ये बात बाहर लीक हो गई तो आफत आ जाएगी। स्पिरिट हॉल और बाकी के बड़े कबीले हमारे इस संगठन को कभी बढ़ने नहीं देंगे। वो हमारे मजबूत होने से पहले ही हमें चारों तरफ से घेर कर खत्म कर देंगे। मैंने उन्हें हौसला देते हुए कहा, नाना जी, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ेगा मेरे खून की पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आगे चलकर मेरे खून की सिर्फ एक बूंद को पानी में मिलाकर भी कई लोग एक साथ प्रैक्टिस कर पाएंगे। और रही बात बाकी ताकतों के हमले की, तो मेरे पास उसका भी तोड़ है। बस अभी मेरा लेवल थोड़ा कम है, इसलिए मैं उसे यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे बीस्ट के ज्ञान में एक सोल कंट्रोल सिंबल यानी आत्मा को वश में करने का मंत्र भी है, जिससे कोई भी चेला कभी गद्दारी नहीं कर पाएगा। जब मैं उस मंत्र को सीख लूंगा वही सही टाइम होगा इस संगठन को शुरू करने का। मेरी बात सुनकर नाना के दिल का बोझ हल्का हो गया। उन्होंने मजाक करते हुए कहा, तूने तो पूरी तैयारी कर रखी है भाई, ये कोई अचानक सूझा हुआ प्लान नहीं है। मैंने अपने बाएं हाथ में पहनी अपनी मम्मी की उस जादुई अंगूठी को धीरे से छुआ। मेरी आवाज थोड़ी भारी हो गई। सिर्फ इस छोटे से कबीले के दम पर हम स्पिरिट हॉल और हाउतियन सेक्ट का सामना नहीं कर सकते। नाना जी, मेरे पास खुद की एक बहुत बड़ी ताकत होनी ही चाहिए। नाना के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उन्होंने प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। तू हमेशा बहुत आगे की सोचता है बेटा। इस संगठन को बनाने के लिए जितने पैसे, सामान या बंदों की जरूरत होगी, हमारा पूरा कबीला अपनी पूरी जान लगा देगा। मैंने लगे हाथ अपनी अगली डिमांड भी रख दी। नाना जी, अभी हमें कबीले की तरफ से एक मदद चाहिए। हम अपने शहर और आसपास के जितने भी गांव और कस्बे हैं वहां अपने बंदे भेज सकते हैं। हमें ऐसे बच्चों को ढूंढना है जिनके पास बचपन से ही जानवरों वाली स्पिरिट हो
और उनकी पावर अच्छी हो, ताकि हम उन्हें बचपन से ही अपने तरीके से पाल सकें। जब हमारा संगठन बनेगा तो वो सीधे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। नाना ने तुरंत टेबल पर हाथ मारा। बिल्कुल सही, बचपन से पालेंगे तो वो कबीले के लिए वफादार रहेंगे। न्यू बेन, चौथे बुजुर्ग, ये काम आज से तुम दोनों का है। इसे बहुत ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं है। बाहर के लोगों को लगेगा कि हमारे कबीले पर जो पुराना संकट आया था उसकी वजह से हम नए बच्चों को भर्ती कर रहे हैं, ताकि हमारा कबीला मजबूत हो सके। किसी को शक नहीं होगा। दोनों ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। बंदों के इंतजाम की बात खत्म होने के बाद नाना को अचानक एक बात याद आई। अरे हाँ बेटा फेंग, वो जो तेरी स्पिरिट का रूप बदलने वाली और रिंग का कलर छुपाने वाली टेक्निक थी, क्या तू उसे थोड़ा चेंज करके कबीले के बाकी लोगों के लिए बना सकता है? मैं तुरंत उनका मतलब समझ गया। नाना जी, क्या आप इस बात से डर रहे हैं कि पूरे कबीले की स्पिरिट का एक साथ अपग्रेड होना लोगों की नजरों में आ जाएगा? बिल्कुल यही बात है। नाना ने सिर हिलाया। ये बीस्ट मंत्र हमारे कबीले को बहुत जल्दी आसमान पर ले जा सकता है, पर अभी हमारे पैर जमीन पर उतने मजबूत नहीं हैं। कम से कम अगले 5 साल तक बाहर की दुनिया को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि हमारे कबीले के लोगों की स्पिरिट बदल चुकी है। अगर नॉर्मल दिनों में हमारे लोग अपनी स्पिरिट को वापस उसी पुरानी छिपकली के रूप में दिखा सकें तो सारे खतरे खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा, इस बात पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, पर यह कोई बड़ा काम नहीं है। मैं 1 महीने के अंदर पूरे कबीले के लिए एक ऐसी छुपाने वाली टेक्निक तैयार कर दूंगा। नाना बोले, चलो हम तेरे इस नए सरप्राइज का वेट करेंगे। तभी मुझे कल आने वाले डेविस की बात याद आई। मैंने एक आइडिया दिया। नाना जी, कल जब डेविस यहाँ आए तो आप इस मौके का फायदा उठाकर उससे स्टार लुओ रॉयल एकेडमी में एडमिशन की सीट मांग लेना। नाना का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। बेटा, क्या तेरा उस रॉयल फैमिली के व्हाइट टाइगर कबीले को लेकर कोई और प्लान है? मैंने मना किया, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस उस रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट के तौर पर 8 साल बाद होने वाले ऑल कॉन्टिनेंट एडवांस स्पिरिट मास्टर टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता हूँ। हाँ, अगर फ्यूचर में कभी सही मौका मिला तो हमारी ये टेक्निक, जो स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है, उस व्हाइट टाइगर कबीले को हमारे संगठन में शामिल करने के लिए काफी होगी। हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। सब बस मन ही मन सोच रहे थे कि ये लड़का कितने टाइम में इस मुकाम तक पहुंचेगा। पर नाना को एक कंफ्यूजन था। बेटा, तुझे 8 साल बाद वाले मैच में ही क्यों जाना है? ये मैच तो हर 5 साल में होता है। तू अभी सिर्फ 6 साल का है। 8 साल बाद तू 14 का होगा और उसके अगले मैच में तू 19 का होगा। तब भी तू खेल सकता है। इतनी जल्दी क्या है? मैं उन्हें अपने पिछले जन्म की यादों की बातें नहीं बता सकता था। उस 8 साल बाद वाले मैच में ही उस बंदे यानी टांग हाओ का बेटा टांग सैन आएगा, जिसने इनडायरेक्टली मेरे मम्मी पापा की जान ली थी। और उसी मैच में स्पिरिट हॉल की अब तक की सबसे खतरनाक टीम भी उतरेगी। मैं चाहता था कि पूरी दुनिया के सामने मैं उन दोनों को धूल चटाऊं, टांग सैन के घमंड को तोड़ूं और स्पिरिट हॉल को ऐसा जख्म दूं जो वो कभी न भूले। मैंने बस इतना ही कहा। नाना जी, 19 साल की उम्र में उस बच्चों वाले मैच में जाना बेकार है और 3 साल बाद जाना बहुत जल्दी होगा। 14 साल की उम्र एकदम परफेक्ट है। नाना ने थोड़ा सोचा और समझ गए। उन्हें पता था कि मेरे जैसे जीनियस के लिए 19 साल की उम्र में ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि मैं बड़े बड़े दिग्गज टाइटल डॉलुओं से टक्कर ले सकूंगा, तो उस बच्चों के मैच में जाना टाइम पास ही होगा। इसलिए उन्होंने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। अगले दिन सुबह कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। तीसरे बुजुर्ग का पोता न्यू फेई बाहर खड़ा था। उसका चेहरा एक्साइटमेंट से चमक रहा था। फेंग भाई, स्टार लुओ के बड़े राजकुमार डेविस आ चुके हैं। चीफ और बाकी बुजुर्ग मेन हॉल में उनसे बातचीत कर रहे हैं। दादाजी ने मुझे भेजा है कि मैं आपको और नाज दीदी को वहां लेकर आऊं, ताकि आप लोग भी एक बार मिल लें। गुयुएना ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, फेंग भाई, मेरा मन नहीं है बाहर के लोगों से मिलने का। आप अकेले ही चले जाओ ना। मैंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। मैं न्यू फेई के साथ हॉल की तरफ चल दिया। हॉल के दरवाजे पर पहुंचकर न्यू फेई ने धीरे से कहा, फेंग भाई, दादाजी ने सिर्फ आपको अंदर बुलाने के लिए कहा था। मेरा अंदर जाना ठीक नहीं होगा। मैं चलता हूँ। यह कहकर वो जल्दी से पीछे हट गया। मैंने अकेले ही हॉल के अंदर कदम रखा। सामने मेन सीट पर नाना बैठे थे। उनके बाईं तरफ 4 बुजुर्ग थे और दाईं तरफ डेविस, उसकी मंगेतर झूकिंग और रॉयल महल के कुछ बड़े बॉडीगार्ड्स बैठे थे। सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। मुझे अंदर आता देख नाना के चेहरे पर एक गर्व वाली स्माइल आ गई। उन्होंने बड़े शान से सबको मेरा इंट्रोडक्शन दिया। ये मेरा नाती है, जिन फेंग। इस साल ये सिर्फ 6 साल का है और लेवल 14 का स्पिरिट मास्टर बन चुका है। इसके पास एक बहुत ही रेयर स्पिरिट है जो बॉडी से अलग होकर लड़ सकती है, गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट। ये हमारे कबीले की नई जनरेशन का सबसे बड़ा जीनियस है। सिर्फ 6 साल की उम्र और लेवल 14। ये सुनते ही रॉयल महल के सारे बंदों के होश उड़ गए। डेविस तो अपनी सीट से आधा खड़ा हो गया। उसने तुरंत पूछा, चीफ साहब, 6 साल में लेवल 14? क्या आपके नाती की शुरुआती पावर पूरी 10 यानी इननेट फुल स्पिरिट पावर थी? नाना ने जानबूझकर मेरी असली पावर को थोड़ा छुपाया और एक झूठी उदासी के साथ बोले, नहीं नहीं, पूरी 10 नहीं थी। शुरू में इसकी पावर सिर्फ 9 थी, पर जैसे ही इसकी स्पिरिट जागी ये सीधे लेवल 10 पर पहुंच गया। फिर हम इसे जंगल ले गए, जहां इसने 400 साल के एक जानवर को मारकर अपनी पहली रिंग ली।
और उसके बाद 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज ये लेवल 14 पर है। मैं मन ही मन मुस्कुराया। मुझे पता था कि नाना जानबूझकर मेरा सच छुपा रहे हैं। इस पूरी दुनिया में शुरुआती पावर 10 वाले बहुत ही गिने चुने लोग हैं, जैसे फेंग, शियाओशियन, कियान, रेनशु, टांग सैन, शाओवू, ऑस्कर, और उनका सच भी बाहर के लोगों को आसानी से पता नहीं चलता। अपनी पावर को 9 बताना सबसे बेस्ट था। इससे लोगों को ये भी पता चल जाता कि मैं बहुत बड़ा जीनियस हूँ और कोई बड़ी ताकत मुझ पर बुरी नजर भी नहीं डालती। डेविस को कोई शक नहीं हुआ। उसने हाथ जोड़कर बधाई दी। शुरुआती पावर 9 होना भी इस दुनिया के टॉप लेवल का टैलेंट है। आपका नाती आगे चलकर पक्का एक बहुत बड़ा योद्धा यानी टाइटल डॉलुओ बनेगा। नाना जोर से हंसे और उसकी बधाई को एक्सेप्ट किया। पास बैठी झू झूकिंग ने सही मौका देखकर कहा, चीफ साहब, मैंने आज तक किताबों के अलावा कभी ऐसी स्पिरिट नहीं देखी जो बॉडी से अलग होकर लड़ सके। क्या हम आपके नाती की उस स्पिरिट को एक बार देख सकते हैं? मेरी उस सीक्रेट टेक्निक का पहला लेवल खुल चुका था, जिससे मैं अपनी स्पिरिट का साइज छोटा बड़ा कर सकता था और अपनी रिंग का कलर भी बदल सकता था। मैंने अपनी स्पिरिट को बाहर निकाला पर उसकी डरावनी वाइब्स को पूरी तरह छुपा लिया। डेविस और झू झूकिंग को वो स्पिरिट दिखने में तो बहुत अजीब और खतरनाक लगी, पर उन्हें उसमें कोई अजीब बात नजर नहीं आई। डेविस ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, ऐसी स्पिरिट तो आज तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं देखी। इसका नाम गोल्डन हॉर्न्ड बीस्ट क्यों है और ये दिखने में थोड़ी छोटी नहीं लग रही? नाना ने बड़े आराम से बात को घुमाया। असल में इसके पापा की स्पिरिट गोल्डन विंग्ड आर्मर्ड ईगल थी। इस स्पिरिट का साइज इसके लेवल के साथ साथ बड़ा होता है। अभी ये सिर्फ लेवल 14 का है, इसलिए इसका साइज छोटा है। और इस स्पिरिट में इसके पापा की ईगल और हमारे कबीले की छिपकली दोनों के फीचर्स मिक्स हैं, इसीलिए इसका ये नाम है। सबको बात समझ आ गई। डेविस ने लगे हाथ उस एकेडमी के एडमिशन की बात छेड़ी। चीफ साहब, अभी आपने जो एडमिशन के रूल्स पूछे थे, मुझे लगता है कि आप इसी के लिए पूछ रहे थे। इसके इस टैलेंट को देखते हुए मैं इसे बिना किसी टेस्ट के सीधे एडमिशन दिलवा सकता हूँ। आप इसे कब हमारे शहर भेज रहे हैं? मैं पहले से सारे इंतजाम पक्के करवा दूंगा, अभी कोई जल्दी नहीं है। नाना ने बात को टाला। वो एकेडमी बड़े बच्चों के लिए है, अभी इसकी उम्र और लेवल थोड़ा कम है। शुरुआती पढ़ाई तो हमारा कबीला खुद ही करवा सकता है। वैसे कबीले में लोहे के काम के लिए बहुत सारा मेटल लगता है। ये छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से रख लीजिए। वो मेटल और कुछ नहीं बल्कि स्टार लुओ साम्राज्य की आर्मी का एक बहुत ही कीमती लोहा था, जो मार्केट में सिर्फ ब्लैक मार्केट में ही मिलता था। उन कीमती पत्थरों को देखकर मेरी आंखें चमक गईं। नाना ने दिखावे के लिए मना किया, पर डेविस ने बड़े प्यार से कहा, चीफ साहब, अगर उस दिन आपने मेरी जान न बचाई होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। ये सामान तो आपकी उस मदद के सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद डेविस ने अपने आने का असली रीजन बताया। असल में मेरे पापा ने मुझे एक बहुत बड़ा काम सौंपा है। हमें अपने बॉर्डर के किलों और मेन शहरों की दीवारों को पहले से बहुत ज्यादा मजबूत बनाना है। मैंने बहुत सारे कारीगरों को देखा, पर कोई भी उस लेवल का काम नहीं कर पा रहा था। मैंने सुना है कि आपके कबीले का डिफेंस और लोहे का काम पूरी दुनिया में नंबर 1 है, इसीलिए मैं खुद यहाँ मदद मांगने आया हूँ। नाना ने तुरंत हामी भर दी। राजकुमार साहब, अगर आपको हमारे कबीले पर इतना भरोसा है तो हम अपनी पूरी जान लगा देंगे। डेविस बहुत खुश हुआ। उसने बार बार थैंक यू बोला और प्रॉमिस किया कि फ्यूचर में जब भी कबीले को आर्मी की जरूरत होगी वो हमेशा साथ खड़ा रहेगा। काम की सारी बातें फाइनल होने के बाद नाना ने उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। खाना खाने के बाद नाना खुद उन्हें बाहर तक छोड़ने गए। जैसे ही वो लोग दूर चले गए, नाना के चेहरे की वो हंसी गायब हो गई। उन्होंने मेरी एंड बाकी बुजुर्गों की तरफ देखा। ये डेविस पूरे 3 महीने बाद हमारे पास आया है। इसने पहले से हमारे कबीले की पूरी जानकारी निकाली कि हमें किस चीज की जरूरत है। फिर ये कीमती पत्थर लेकर आया और काम का ऑफर दिया। बहुत चालाक है। मैंने सीधे मुद्दे की बात की। डेविस का टैलेंट बहुत ही नॉर्मल है। 16 साल की उम्र में वो सिर्फ लेवल 37 का है। उसका आधा ध्यान तो महल की राजनीति और अपने लिए बंदे इकट्ठा करने में लगा रहता है। वो अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान ही नहीं देता। दूसरी तरफ डाई मुबाई के पास न तो महल का सपोर्ट था और न ही पैसे। वो बिल्कुल अकेला था। फिर भी 15 साल की उम्र में वो उसी के बराबर पहुंच गया था। डेविस के पास महल की सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी उसकी स्पीड इतनी कम है। अगर कोई बड़ी बात नहीं हुई तो 8 साल बाद 24 की उम्र में भी वो लेवल 49 पर ही अटका रहेगा। वो उस बड़े मैच में हिस्सा लेने लायक भी नहीं बचेगा। असली ताकत के सामने ये सारी चालबाजियां धरी की धरी रह जाती हैं। नाना ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। महल के बच्चे ऐसे ही होते हैं बेटा। उनके हाथ में पावर आ जाए तो वो हजारों लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए वो प्रैक्टिस को थोड़ा साइड में रख देते हैं। इतिहास में भी ऐसे बहुत कम राजा हुए हैं जो बहुत बड़े योद्धा यानी टाइटल डॉलुओ बने हों। हमें उनके महल के झगड़ों से क्या लेना देना। हम बस उनके नाम का सपोर्ट लेकर अपने कबीले को चुपचाप मजबूत करेंगे। चलो अब सब अपने अपने काम पर लग जाओ। मुझसे तो अब बिल्कुल वेट नहीं हो रहा कि मैं कब इस नई टेक्निक से अपनी स्पिरिट को अपग्रेड करूं। दूसरी तरफ डेविस की गाड़ी में उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। ये कबीला हमारे साथ काम करने के लिए इसलिए रेडी हुआ है क्योंकि उनके कबीले में शुरुआती पावर 9 वाला एक बहुत बड़ा जीनियस पैदा हुआ है। उन्हें डर है कि स्पिरिट हॉल वाले उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं,
इसलिए वो हमारी रॉयल फैमिली का नाम यूज करके एक ढाल बनाना चाहते हैं। झूझू किंग ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, पर आपने आने में पूरे 3 महीने क्यों लगाए और आपने मुझसे जानबूझकर उस बच्चे की स्पिरिट दिखाने के लिए क्यों कहा? इसके पीछे क्या बात थी? डेविस ने धीरे धीरे अपने मन का शक बताया। असल में उस दिन जब चीफ न्यू गांव ने हमारी जान बचाई थी, वो इलाका 1000 साल पुराने जानवरों का था, पर बाहर उन्होंने कहानी बनाई कि वो जंगल में सिर्फ उस बच्चे के लिए एक छोटा सा 400 साल का जानवर ढूंढने गए थे। ये दोनों बातें आपस में मैच नहीं करती। मुझे शुरू से लगा कि उनका वहां आना कोई इत्तेफाक नहीं था। मैंने छुपकर जांच करवाई तो कंफर्म हुआ कि वो सच में अकेले ही उस बच्चे को लेकर गए थे और अचानक उस बड़े इलाके में आ गए। इसी सच को जानने के लिए मुझे 3 महीने लग गए और उस बच्चे की स्पिरिट देखने के पीछे मेरे 2 प्लान थे। पहला, मुझे शक था कि क्या उसका पहला रिंग सच में कोई 1000 साल पुराना तो नहीं है, और दूसरा, खतरे को भांपने की मेरी ताकत बचपन से बहुत तेज है। वो 6 साल का लेवल 14 का बच्चा मुझे, जो कि खुद लेवल 37 का हूँ, एक बहुत ही अजीब सा खतरा फील करवा रहा था। खैर, अच्छा हुआ कि उसकी रिंग का कलर बिल्कुल नॉर्मल था। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। अब जब हमारा कबीले के साथ हाथ मिल चुका है तो हमारा आना जाना लगा रहेगा। अगर वो बच्चा आगे चलकर एक बहुत बड़ा योद्धा बन गया तो वो सिर्फ हमारे लिए काम करेगा और महल की गद्दी पाने में वो मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। डेविस के जाने के बाद नाना ने कबीले में एक सख्त ऑर्डर पास कर दिया कि इस नई टेक्निक की बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जो भी गद्दारी करेगा उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। कबीले के लोगों को उनकी बात पर पूरा भरोसा था। इसी बीच